पुस्तक 36 अध्याय 21 आर्कन सिल्कस्ट्रोज योजना। सिल्कस्नो के पवित्र शहर पर विजय बहुत पहले ही पूरी हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया अनंत प्रदेशों में इसकी खबर फैलने लगी। अब तक कई साधारण डाउनलॉड्स भी धीरे धीरे इसकी खबर सुनने लगे थे। अब तक ब्राइट शो साम्राज्य के 12 महलों के विश्व स्तरीय साधकों ने भी डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ के बारे में चौंकाने वाली खबर सुन ली थी। अनगिनत साधक इस रहस्योद्घाटन से पूरी तरह स्तब्ध रह गए थे। युद्ध की खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने अकेले ही 20 से ज्यादा सम्राटों को कुचल दिया और कैसे डार्कनॉर्थ ने 8 शाश्वत सम्राटों को आसानी से उड़ा दिया और उनका सफाया कर दिया। फिर आर्कन सिल्कस्नो को भागने पर मजबूर कर दिया और बाकी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे बता रहे थे कि कैसे डाउनलॉर्ड शक्ति के हेगेमॉन स्तर के करीब है, कैसे डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने शक्ति में पवित्र नगरों के 8 स्वामियों को पीछे छोड़ दिया है और कैसे वह अब तक का सबसे महान डाउनलॉर्ड है। तरह तरह की चापलूसी सुनाई दे रही थी। सभी साधकों को गर्व हो रहा था कि उनमें से एक डाउनलॉर्ड इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है। पहले तो खबर सुनने वाले थोड़े हैरान हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है, लेकिन जैसे जैसे जानकारी फैलती गई उन्हें समझ आने लगा कि ये सारी कहानियां सच थीं। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन कहानियों को और भी जोर शोर से फैलाना शुरू कर दिया और डार्कनॉर्थ की कहानी सम्राट हाथस्वॉर्ड की कहानी से भी ज्यादा तेजी से फैलने लगी। सम्राट हाथस्वॉर्ड तो एक शाश्वत सम्राट थे, लेकिन डार्कनॉर्थ तो बस एक डाउनलॉर्ड था। आखिर एक डाउनलॉर्ड इतनी अविश्वसनीय शक्ति तक कैसे पहुंच गया? कहा जा सकता है कि कुछ ही सदियों में अनंत प्रदेशों में हर कोई महान डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ की चर्चा कर रहा था। वह हर मिलन समारोह का विषय था। कहा जा सकता है कि डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अब 3 महान हेगेमॉन्स के बाद दूसरे स्थान पर थी। एक उजाड़ बंजर ग्रह। कभी कभार ग्रह की सतह पर आग की कुछ लपटें दिखाई देती थीं। दुबले पतले सफेद भौहों वाले आर्कन सिल्कस्नो ने खुद को इस ग्रह के अंदर एक घाटी में छिपा लिया था। जब लपटें पास आती तो स्वाभाविक रूप से वे उसके सामने ही अलग हो जाती। वह घाटी के भीतर कमल की मुद्रा में बैठा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी और गहरी नजर थी। धिक्कार है उस पर, उसने मुझे अंतहीन प्रदेशों के बिल्कुल किनारे पर छिपने पर मजबूर कर दिया है। आर्कन सिल्कस्नो का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह नींद के थोड़ा और करीब होता तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों के बीच की प्रतिध्वनि के कारण एक दूसरे को महसूस कर पाते। उसके पास बस एक ही विकल्प था, बहुत दूर छिप जाना। वह जानता था कि वह ये बात कतई जाहिर नहीं कर सकता कि वह एक क्षेत्र का मालिक है। यहाँ तक कि निग्न और नाइनडस्ट का भी मानना था कि आर्कन सिल्कस्नो के पास भी एक क्षेत्र भाग था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आर्कन सिल्कस्नो के पास जो क्षेत्र भाग था वह पूर्ण था, यद्यपि क्षतिग्रस्त था, लेकिन वह वास्तव में प्रयोग करने योग्य था। यह एक ऐसा राज था जिसे आर्कन सिल्कस्नो ने कभी सार्वजनिक नहीं किया था। वह अकेला व्यक्ति था जो इस राज को जानता था। अगर यह राज कभी सार्वजनिक हो जाता तो वह गंभीर संकट में पड़ जाता। बहुत संभव है कि तीनों हेजेमोन भी अपने पास मौजूद सभी संसाधनों से उसका पीछा करते, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर मारना पड़े। एक पूर्ण रियलशिप से व्यक्ति रियलवर्स और अन्यवर्स के बीच आसानी से यात्रा कर सकता था। यह निश्चित रूप से क्रिम्सन वेव टेम्पल जितना ही मूल्यवान था, लेकिन निश्चित रूप से आर्कन सिल्कस्नो का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे मरम्मत की आवश्यकता थी। डार्कनॉर्थ। आर्कन सिल्कस्नो की आंखें घृणा और द्वेष से भरी थीं। वह स्वभाव से ही एक क्रूर और हिंसक व्यक्ति था। उसके इसी क्रूर स्वभाव के कारण इतने सारे दुष्ट डाउनलॉर्ड और सम्राट उसके पीछे पड़ गए। सम्राट ब्लड क्लाउड भी उतना ही शक्तिशाली था, लेकिन उतना निर्णायक नहीं था। वह न तो पर्याप्त दृढ़ था और न ही जरूरत पड़ने पर निर्दयी। केवल आर्कन सिल्कस्नो ही इतना निर्दयी और प्रभुत्वशाली था कि उनके समूह का नेता बन सका। कोई जल्दी नहीं। मुझे बस जल्द से जल्द रियलशिप की मरम्मत करनी है। एक बार जब मैं इसकी मरम्मत कर लूंगा तो मैं आसानी से भागने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूंगा। हेगेमॉन ब्राइट शो भी मुझे नहीं रोक पाएगा, भले ही उसे स्पेस टाइम के दांव में अद्वितीय महारत हासिल हो। आर्कन सिल्कस्नो को पूरा भरोसा था, क्योंकि स्पेस टाइम में सुरंग बनाने के मामले में एक पूरी तरह से चालू रियलशिप वाकई बेजोड़ थी। इस मामले में ये हेगेमॉन ब्राइट शो से कहीं आगे निकल गया। ठीक है, अगर मैं डार्कनॉर्थ को नहीं संभाल सकता तो मुझे नाइनडस्ट को ढूंढना चाहिए। नाइनडस्ट के पास भी एक रियलशिप पार्ट है। आर्कन सिल्कस्नो ने धीरे से सिर हिलाया। शायद उसके पास जो पार्ट है वह मेरे रियलशिप की मरम्मत के लिए काफी होगा। नाइनडस्ट, हम्फ, लगता है डार्कनॉर्थ का वो बहुत अच्छा दोस्त है। अगर मैं डार्कनॉर्थ को नहीं मार पाया तो मैं नाइनडस्ट को मार दूंगा। हम्फ, देखते हैं डार्कनॉर्थ क्या कर पाता है। आर्कन सिल्कस्नो की आंखें खतरनाक रोशनी से चमक उठीं, लेकिन फिर उसने भौहें चढ़ा लीं। बहरहाल, मुझे पहले नाइनडस्ट का पता लगाना होगा। मेरे द्वारा उजागर की गई जानकारी के अनुसार वह बहुत पहले टेरस्टाजिया में घुस चुका है। उसने कितनी आत्मघाती चाल चली, फिर भी जिन जगहों पर वह घुसने की हिम्मत करेगा शायद वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं होंगी। मैं टेरस्टाजिया जा रहा हूँ। आर्कन सिल्कस्नो ने नाइनडस्ट का शिकार करने और रियलशिप भाग लेने के लिए टेरस्टाजिया जाने का फैसला किया। फिलहाल निंग अपनी सारी परेशानियां और चिंताएं पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि वह पहले ही फ्लेम ड्रैगन रियलवर्स छोड़ चुका था। वह ग्रेट डार्क में प्रवेश कर चुका था और स्टोन एलिफेंट वॉल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हम यहाँ हैं। अब चूंकि वह चौथे चरण का डाउनलॉर्ड था, वह पहले से कहीं ज्यादा तेज था। बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद वह स्टोन एलिफेंट वॉल पर पहुंच गया।
विशाल चांदी की पत्थर की एलिफेंट दीवार का प्रवेश द्वार खुला रहा। निंग और नाइनडस्ट के आगमन से पहले स्थानीय साधकों ने बहुत पहले ही पत्थर की एलिफेंट दीवार के अंदर की खोज कर ली थी और उन्हें एहसास हो गया था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भले ही निंग को पत्थर की एलिफेंट दीवार छोड़े करोड़ों साल हो गए थे, फिर भी उनमें से एक भी उस प्रवेश द्वार से बाहर नहीं निकला था। अगर वे निकले भी होते तो भी महा अंधकार के अंतहीन अंधकार का सामना करते हुए वे शायद पूरी तरह से खो गए होते। फुफ, निंग गलियारे में उड़ गया और तेजी से अंदर की दुनिया में उतर गया। डार्कनॉर्थ पैलेस इस ग्रह की सर्वोच्च शक्ति बना रहा और किसी को पता भी नहीं चला कि निंग पहले ही जा चुका था और फिर वापस आ गया। धमाका। 3 महान कुलों में से एक फुमो कुल का मुख्यालय। ये जगह कई अवरोधों और एक सिथे डिस्क से सुरक्षित थी, लेकिन अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और तलवार की रोशनी की एक भयावह पानी जैसी धार ने अवरोधों की परतों को जबरदस्त शक्ति से चीर दिया। क्या हो रहा है? फुमो कबीले के अनगिनत सदस्य हैरान और भयभीत थे। सिथे डिस्क का इस्तेमाल सिथे लोग बड़े पैमाने पर अवरोधक संरचनाओं के निर्माण और उन्हें स्थिर करने के लिए करते थे। आमतौर पर संरचनाओं को स्थापित करने के लिए इनका इस्तेमाल 9, 12 या उससे ज्यादा के सेट में किया जाता था। हालांकि स्थानीय लोगों को इनका सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। उनके पास वैसे भी पर्याप्त डिस्क नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक डिस्क का इस्तेमाल किया, और वो भी डाउनलोड स्तर की ऊर्जा के साथ। इसके बावजूद अवरोधक सामान्य आर्कॉन स्तर के दुश्मनों से बचाव के लिए पर्याप्त मजबूत थे। अगर उनके पास 11 और डिस्क होती और उन्हें सम्राट के नियंत्रण में ठीक से इस्तेमाल किया जाता तो 10 हेगेमॉन मिलकर भी बाधाओं को तोड़ नहीं पाते। काश असली हमलावर ऑटोप बोलिन होता। उसने आसानी से संरचनाओं को उड़ा दिया था और बिना किसी दंड के सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसके हमले में कई सिथे डिस्क नष्ट हो गई थीं। ऑटोप बोलिन ने साधारण खजानों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने केवल कीमती खजानों को, जैसे कि पूरा राज्य, ही छीन लिया। हमें छोड़ दो, लॉर्ड डार्कनॉर्थ। फुमो कबीले के सदस्यों ने अंततः सफेद वस्त्र पहने युवक को हवा में खड़ा देखा। अपने सभी सम्राट श्रेणी के गोलेम सौंप दो, निंग ने आसमान से पुकारा। तुम्हें एक शाही गोलेम रखने की अनुमति है। समझ गया। हालांकि फुमो कबीले के सदस्य डरे हुए थे और मानने को तैयार नहीं थे, फिर भी किसी ने आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। अतीत में वे इस ग्रह के शासक थे, लेकिन वे जी निंग से लड़ने में पूरी तरह असमर्थ थे। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा करने वाली सिथे डिस्क भी फट गई थी। वे विरोध करने के बारे में सोच भी कैसे सकते थे। जल्द ही निंग सम्राट श्रेणी के गोलेम और शाही गोलेम, चौथे चरण के डाउलॉर्ड्स के समान, को साथ लेकर चला गया। उसने उनके कई जादुई खजाने भी छीन लिए। फुमो कबीले के पास अब केवल एक शाही गोलेम बचा था। यह अब उनके पास इकट्ठा करने के लिए सबसे शक्तिशाली बल था। इसके साथ वे शायद मजबूत बने रह सकते थे, लेकिन अगर वे खुद को बहुत ज्यादा फैला लेते और दुश्मनों की एक पूरी भीड़ को आकर्षित कर लेते तो भी उनका विनाश निश्चित था। निंग को इस ग्रह के स्थानीय साधकों के जीवन में दखल देने की जरा भी परवाह नहीं थी। अब वह पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर था। उसने बस 3 महान कुलों की रक्षा करने वाली बाधाओं को तोड़ दिया और फिर उनके सम्राट श्रेणी के गोलेम, शाही गोलेम और खजानों का सफाया कर दिया। अब चूंकि किसी के पास सम्राट श्रेणी के गोलेम नहीं थे, इस ग्रह पर कोई भी कबीला किसी भी अन्य कबीले से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। अब कोई भी अजेय नहीं था और इस तरह ग्रह एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर गया। निंग ने एक बार फिर इस ग्रह के भीतर स्थित गुप्त सिथे खंडहर में प्रवेश किया। व्हाइट थॉ, प्रवेश द्वार की रखवाली करो। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे ईमानदार दिखने वाला सिथे रक्षक उसके पास प्रकट हो गया। जी हाँ मास्टर, व्हाइट थॉ ने सम्मानपूर्वक कहा, फिर खंडहर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हो गया। निंग ने सिर हिलाया। उसने एक बार इस गोलेम से मुकाबला किया था और अपनी पूरी ताकत से लड़ने के बाद भी वह इस पर कोई बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। व्हाइट थॉर एक अचल पर्वत की तरह था। अगर कोई हेगेमॉन भी आ जाए तो भी वह कुछ समय के लिए निंग की रक्षा कर सकता था। व्हाइट थॉ की नजर प्रवेश द्वार पर थी, इसलिए खंडहरों के भीतर मौजूद किसी भी गोलेम के बच निकलने की कोई संभावना नहीं थी। फुसफुसाहट। निंग एक रोशनी की किरण में तब्दील हो गया और टूटे हुए महल के खंडहरों में उड़ गया। विशाल खंडहरों में अभी भी सक्रिय अवरोधों के पीछे से कई सम्राट श्रेणी के गोलेम उसे चुपके से देख रहे थे। निंग ने फिलहाल उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीधे मुख्य क्षेत्रों की ओर उड़ान भरी। आप फिर से, डार्कनॉर्थ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस लौटने की? निंग की ओर 4 रोशनी की किरणें उड़ीं। ये 4 आर्कन क्लास गोलेम थे। निंग ने उन्हें देखकर अपनी गति धीमी कर दी, फिर मुस्कुराया। मेरे 4 पुराने दोस्तों, इन खंडहरों को छोड़ने में मेरे साथ चलो। यहाँ का जीवन बहुत उबाऊ है, बाहरी दुनिया कहीं ज्यादा दिलचस्प है। पुस्तक 36, अध्याय 22, स्पैरोफियन क्रिस्टल्स। दूर से 4 गोलेमों से निकल रही आभा को देखकर जी निंग भी हैरानी से आहें भरने लगा। इतने साल पहले उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उनमें से एक को मुश्किल से बांधने के लिए लड़ना पड़ा था, और वो भी रक्षात्मक तलवारबाजी पर। 4 गोलेमों में से हर एक ने उस पर जबरदस्त दबाव डाला। हालांकि वे आर्कन सिल्क्सनो से थोड़े कमजोर थे, उस समय निंग को सचमुच कुचलने के लिए ये शक्ति पर्याप्त से अधिक थी। डार्कनॉर्थ, क्या तुम सचमुच लौटने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई नई चाल है या कोई शक्तिशाली मददगार? 4 गोलेम उड़कर वहां पहुंचे और अंदर ही अंदर काफी उत्साहित महसूस कर रहे थे। बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के लड़ने का जीवन सचमुच उबाऊ और एकाकी था, और उन्हें उस प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने की कभी अनुमति नहीं थी जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। कोई मददगार नहीं, मैं बस तुम्हें अपने साथ बाहर आने के लिए आमंत्रित करना चाहता था।
निंग ने हाथ हिलाए जिससे उसकी 2 उत्तर धनुष तलवारें म्यान से निकलकर उसकी हथेलियों में आ गईं। फिर निंग आगे की ओर टहलता हुआ चला गया, मानो किसी पार्क में टहल रहा हो। चलो चलें। चारों गोलेम ने एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत निंग की ओर दौड़ पड़े। निंग की जुड़वां तलवारें पानी की 2 धाराओं में बदल गईं और आसानी से दुश्मन की कटारें और सुरक्षा कवच को भेदती चली गईं। उत्तरी धनुष की तलवारें बेहद मुलायम और लचीली हो गईं। आसानी से एक गोलेम को लपेटकर पूरी तरह से बांध लिया। निंग धीरे से बुदबुदाया, अंदर जाओ। गोलेम उसकी जागीर दुनिया में खींचा चला आया। इससे बाकी 3 गोलेम तुरंत चौंक गए। एक बनाम 4, डाकनॉर्थ आसानी से एक गोलेम को पकड़ पाया। उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। ये याद रखना जरूरी है कि निंग एक ही वार में आर्कॉन सिल्क्सनो को भी हरा सकता था। जब इन 4 गोलेमों का सामना हुआ, जिनकी तकनीकें और दाव की समझ कमजोर थी, तो जीत हासिल करना ही आसान था। निंग ने 4 गोलेम में से आखिरी को पकड़ने से पहले एक केतली चाय उबालने जितना समय लिया। इतना समय लगने का कारण ये था कि 2 गोलेम अभेद्य रूप धारण कर चुके थे, जिससे उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो गया था। निंग को अपनी गुप्त कलाओं और हृदयलोक प्रक्षेपण का उपयोग करके उनके ऊर्जा भंडार को तेजी से खत्म करना पड़ा। जब उनके ऊर्जा भंडार खत्म हो गए, तभी वह उन्हें पकड़ पाया। निंग ने 4 गोलेम को अपने साथ बांध लिया और स्वयं को उनका स्वामी बना लिया। मास्टर, आप हमारी गोलेम आत्माओं को खत्म तो नहीं कर देंगे, है ना? हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया के 3 महान कबीले के नेता अपने राज लीक होने से चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने अतीत में उन गोलेम आत्माओं का सफाया कर दिया था। मैंने इन खंडहरों को पहले ही साफ कर दिया है। ऐसा करने का क्या मतलब होगा? और अगर मैंने ऐसा किया तो नई गोलेम आत्माएं बहुत कम बुद्धि और अंतर्दृष्टि से शुरू होंगी। उन्हें आपकी वर्तमान शक्ति के स्तर तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। निंग मुस्कुराया, मैं अपने लिए इस तरह मुसीबत खड़ी नहीं करने वाला। तभी 4 गोलेम शांत हुए। सच तो ये था कि वे निंग के साथ जाने को तैयार थे। इस तरह वे हमेशा के लिए इस छोटे से क्षेत्र में फंसे नहीं रहते। हालांकि उन्हें अपने स्वामियों के आदेशों का पालन करना था और किसी भी घुसपैठिए का पूरी ताकत से विरोध करना था। वहां से निकल पाना उनके लिए बेहद सुखद होता। हालांकि अगर उनकी गोलेम आत्माएं मिट जाती तो यह एक त्रासदी होती। उनके लिए यह एक साधक के अपनी सच्ची आत्मा खो देने के बराबर था। मालिक, हम कब निकल सकते हैं? लंबे दुबले गोलेम ने पूछा। जल्द ही। मैं इस जगह की पूरी तरह से सफाई करूंगा और सम्राट श्रेणी के सभी गोलेमों को ले जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, निंग ने हंसते हुए कहा। निंडस्ट और मैं पहले ही खंडहरों में मौजूद सभी खजानों को, यहाँ तक कि लाशों को भी खंगाल चुके हैं। अब शायद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। पिछली बार निंग और नाइंडस्ट ने जाने से पहले इलाके की तेजी से छानबीन की थी। इस बार वे और भी गहन निरीक्षण करने की योजना बना रहे थे। गुरुजी, इस युद्धपोत का नाम टाइगहिल था। ये युद्ध का एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था जिसका इस्तेमाल सिथे ने अपनी विजयों में किया था। हालांकि युद्धपोत की मुख्य प्रणालियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और इसके कई महत्वपूर्ण पुर्जे छीन लिए गए हैं, कुल्हाड़ीधारी गोलेम ने कहा। हालांकि बहुत ज्यादा मूल्यवान खजाना नहीं बचा है, फिर भी हमारे ज्ञान के आधार पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण खजाना जरूर होगा। ज्यादा अहमियत? निंग की आंखें चमक उठीं। ये 4 गोलेम प्रतिबंधित क्षेत्रों की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें काफी कुछ पता था। हाँ गुरु, जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस जगह पर 30,000 से ज्यादा सिथे रहते थे। इसकी सुरक्षा के लिए कई अवरोधक थे, लेकिन ये अवरोधक बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए थे और बेहद मजबूत थे। उनके पास ऊर्जा के स्रोत तो होने ही चाहिए थे, है ना? लंबा पतला गोलेम आगे बोला। ऊर्जा का स्रोत पूरे महल परिसर के नीचे स्थित है। निंग ने प्रसन्नता से कहा। रास्ता दिखाओ। निंग ने निर्देश दिया। हाँ। गोलेम अपने स्वामियों के प्रति पूरी तरह वफादार और समर्पित थे। पहले वे पूरी तरह सिथे के प्रति समर्पित थे। अब जब निंग ने उन्हें बांध लिया था तो वे पूरी तरह निंग के प्रति समर्पित हो गए थे। गुरुजी, अवरोधों के ऊर्जा स्रोतों में कुल 8 स्पैरोफियन रत्न शामिल थे। ये महल परिसर के 8 अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। ये जगह सबसे पहली है। लंबे दुबले गोलेम ने दूर एक टूटे फूटे महल की ओर इशारा किया। अगर आप जमीन खोदें तो आपको 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं न कहीं एक स्पैरोफियन रत्न जरूर मिल जाएगा। आह, निंग ने सिर हिलाया। मुझे खुदाई करने दो। भालाधारी गोलेम ने निंग की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। भालाधारी गोलेम ने तुरंत अपना भाला जमीन में घोंप दिया, पत्थरों की परतों को चीरता हुआ और जमीन को चीरता हुआ। महल पहले से ही बहुत बुरी हालत में था। जल्द ही उसकी नींव में एक विशाल गड्ढा खोद दिया गया, जिससे नीचे एक गौरय दानव रत्न प्रकट हो गया। विशाल गड्ढे में एक काली वेदी थी जो अनगिनत रूनों से ढकी हुई थी, और ये सभी रून एक पूरी तरह से रक्त लाल रत्न की ओर ले जा रहे थे। उसके भीतर एक पक्षी की धुंधली आकृति उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। जब ऑटोक बोलिन ने इस जगह को तबाह किया तो उसने सारी संरचनाएं नष्ट कर दी, जिससे ऊर्जा स्रोत अप्रासंगिक हो गए। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मुझे स्पैरोफियन रत्नों के बारे में और बताओ। क्या वे बहुत कीमती हैं? बेहद कीमती, भालाधारी गोलेम ने कहा। टाइगहिल को एक युद्ध क्षेत्र और एक निवास क्षेत्र में विभाजित किया गया था। हम वर्तमान में निवास क्षेत्र में हैं और इसे इस स्पैरोफियन रत्न द्वारा संचालित किया गया था। बाहरी परत युद्ध क्षेत्र थी और यह अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसका उद्देश्य विरोधियों से मुकाबला करना था। इसलिए इसमें और भी अधिक शक्तिशाली ड्रैगन प्राइम स्टोन्स का उपयोग किया गया था।
एक ड्रैगन प्राइम स्टोन की कीमत 10 स्पैरोफियन रत्नों से भी अधिक है और युद्ध क्षेत्र में कुल 10 ही थे। इन रत्नों ने टाइगर हिल को पूरी तरह से अजेय बना दिया, जिससे यह आसानी से विभिन्न लोगों के बीच यात्रा कर सकता था और अनगिनत शत्रुओं का वध कर सकता था। ड्रैगन प्राइम पत्थर। निम की आंखें चमक उठीं। मुझे लगता है कि ड्रैगन प्राइम पत्थर बहुत पहले ले जाए गए होंगे। वे बहुत ही स्पष्ट और आकर्षक हैं। सिथे के बीच एक ड्रैगन प्राइम पत्थर ही एक काले सम्राट के शरीर के बदले में काफी है, भालाधारी गोलेम ने कहा। हालांकि साधकों के लिए ड्रैगन प्राइम पत्थर की असली शक्ति को उजागर करना शायद असंभव है। आप बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें सिथे के कुछ युद्धपोतों और जहाजों में लगा दें, जिन्हें सिथे पीछे छोड़ गए थे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, सिथे लोग इतने सारे क्षेत्रों में हम साधकों से इतने ज्यादा उन्नत क्यों हैं? सिथे का आधार अत्यंत स्थिर था। शिल्पकला, निर्माण कला, लोहारी, इन सभी क्षेत्रों में वे साधक सभ्यताओं से कहीं आगे थे। उन्होंने हमारे स्तर के अनगिनत गोलेम बनाए। हालांकि साधकों के ऑटोक बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि सिथे के पास सर्वोच्च शक्तियां थीं जो ऑटोक से लड़ने में सक्षम थीं, फिर भी वे कमजोर थे और साधक सभ्यताएं लगातार अधिक से अधिक विशेषज्ञों को जन्म देती रहीं। एक समूह नष्ट होता, उसके बाद दूसरा समूह उभरता। अगर युद्ध काफी लंबा खींचता तो सिथे ही हारते। कुल्हाड़ी चलाने वाला गोलेम हंसा। जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे तो हमने यही अनुमान लगाया था। सच कहूं तो टाइगर हिल को बहुत पहले उन ऑटोक्स में से एक ने तबाह कर दिया था, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि सिथे क्यों या कैसे हार गए। हम बस इतना जानते हैं कि सिथे ऑटोक्स से बहुत डरते थे और उन्हें इस बात का भी डर था कि कृषक सभ्यताएं कितनी तेजी से फैल रही हैं। निंग ने सिर हिलाया। हर ग्रह और तारा बहुत बड़ी संख्या में साधकों को जन्म देने में सक्षम है। अगर कोई उन्हें कुछ भी छिपाए बिना सर्वोत्तम विरासत और तकनीकें हस्तांतरित करने का निर्णय ले तो निश्चित रूप से प्रत्येक लोक से बड़ी संख्या में शक्तिशाली साधकों का जन्म संभव होगा। अब जबकि साधक सभ्यताएं वास्तव में जीत चुकी थीं, वे दूसरों को तकनीकें हस्तांतरित करने में कंजूस हो गए थे। सर्वोच्च विरासतें प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। यही कारण था कि शक्तिशाली साधकों के उत्थान की दर पहले की तुलना में नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी। यहाँ की बाधाएं बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थीं, जिससे निम के लिए स्पैरोफियन रत्नों को ले जाना काफी आसान हो गया था। उनमें से 6 को जल्दी से हासिल कर लिया गया, जबकि 7वें को हासिल करने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। जहां तक 8वें की बात है, उसकी रक्षा करने वाली बाधाएं काफी अच्छी स्थिति में थीं और उनमें क्षति परावर्तन गुण था। निंग ने अपने सबसे शक्तिशाली सेवक सिथे रक्षक व्हाइट थॉ को व्यक्तिगत रूप से बाधाओं पर हमला करने के लिए कहा। व्हाइट थॉ विस्फोट से उड़कर वापस लौट गया, लेकिन उसने आसानी से नुकसान सह लिया। लो हो गया। 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सभी 8 स्पैरोफियन रत्न निंग के हाथ में थे। निंग के चेहरे पर खुशी की एक झलक थी। स्टोन एलिफेंट वॉल में यह उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। 8 स्पैरोफियन रत्नों की कीमत शायद किसी ब्लैक एम्परर के बराबर थी। एक अप्रत्याशित लाभ। निंग बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने सिथे प्रोटेक्टर और 4 अन्य गोलेम को साथ मिलकर काम करने को कहा और रूनों में छिपे विभिन्न सम्राट श्रेणी के गोलेमों को जल्दी से पकड़ लिया। सम्राट श्रेणी के गोलेम बहुत कमजोर थे। निंग खुद उनसे परेशान भी नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी वह उनकी परवाह करता था। आधे महीने से ज्यादा समय तक कई बाधाओं को नष्ट करने के बाद निंग कुल मिलाकर 86 सम्राट श्रेणी के गोलेमों को पकड़ने में कामयाब रहा। खंडहरों में केवल 6 जगहें ऐसी थीं जिन्हें वह नष्ट नहीं कर पाया, और जो कुछ बचे हुए गोलेम थे वे सभी इन अंतिम 6 शरण स्थलों में छिपे हुए थे। हा, क्या ही खजाना है। निंग खुशी से झूम उठा। लगभग हर एक सिद्ध खंडहर एक खजाना था। निंग को इस खंडहर से जो लाभ हुआ वह शायद दाववादी ब्लूस्टोन से मिले लाभ से थोड़ा कम था, क्योंकि यहाँ कोई काला सम्राट शरीर नहीं था। हाँ, स्पैरोफियन रत्न काफी मूल्यवान थे, लेकिन ये सिद्ध की नजर में था। साधकों की नजर में काला सम्राट ज्यादा मूल्यवान था। फिर भी उसने काफी कुछ हासिल किया था। अब एंजर फ्लावर एस्टेट जाने का समय हो गया है। अगर मुझे वहां से और दौलत मिल जाए तो शायद मैं किसी ऑटोक से मदद मांग सकूं। निंग उत्सुकता से भर गया। एंजर फ्लावर एस्टेट निश्चित रूप से एक और खजाना था। हालांकि वह वास्तव में वहां से कोई खजाना निकाल पाएगा या नहीं, यह उसकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर था। 3 महान कुलों के मूल निवासियों ने बहुत पहले यहाँ सिथे के खंडहरों की खोज की थी, लेकिन वे वहां से ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाए थे। निंग ने अपनी शक्ति में नाटकीय वृद्धि के कारण ही केवल ये 4 आर्कन स्तरीय गोलेम और 8 स्पैरोफियन रत्न प्राप्त किए थे। चलो चलें। निंग एक बार फिर चुपचाप पत्थर की एलिफेंट दीवार से चला गया। उसे इस जगह पर वापस आने में बहुत समय लगेगा। जहां तक इस जगह के अंदरूनी संघर्षों का सवाल है, वह उन्हें सुझाने के लिए छोड़ देगा। वह 3 लोगों की ओर वापस जाते हुए बार बार अंतरिक्ष समय को चीरता रहा। 3 लोगों के बाहर सफेद वस्त्रधारी निंग और काले वस्त्रधारी प्राइमल ट्विन निंग आमने सामने थे। निंग ने हाथ हिलाकर एक दर्पण बाहर फेंका। यह एक संपदा विश्व का खजाना था जिसमें 4 आर्कन श्रेणी के गोलेम, कई सम्राट श्रेणी के गोलेम और सिथे डिस्क और अन्य खजाने रखे थे। निंग उन्हें यहाँ 3 लोगों के लिए छोड़ रहा था। निंग ने 4 आर्कन श्रेणी के गोलेम को 3 लोगों में विचरण करने की अनुमति दे दी। अगर वह मर जाता तो ये 4 आर्कन श्रेणी के गोलेम 3 लोगों के लिए एक छिपे हुए तुरुप के पत्ते के रूप में काम करते। तीनों लोगों में उसके बहुत सारे दोस्त और परिवार थे जिनकी उसे परवाह थी। उसके माता पिता और उसकी बेटी निंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। स्वाभाविक रूप से उसे तीनों लोगों की रक्षा के लिए कुछ खजाने वहीं छोड़ने पड़े, तभी वह साहसिक यात्राओं पर जाने में आत्मविश्वास महसूस कर पाएगा। एंजर फ्लावर एस्टेट।
निंग शून्य की आदिम अराजकता को घूर रहा था। उसकी आंखें युद्ध करने की इच्छा से भरी हुई थीं। पुस्तक 36, अध्याय 23, एज्योर फ्लावर एस्टेट में वापसी। एज्योर फ्लावर एस्टेट 3 लोगों से ज्यादा दूर नहीं था। जी निंग की स्पेस टाइम को पार करने की क्षमता के कारण वह एज्योर फ्लावर एस्टेट के बाहर स्थित शुद्ध शून्यता के क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। गड़गड़ाहट, शक्ति की एक अदृश्य लहर इस क्षेत्र में लहरा रही थी। ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों को भी दूर रहने पर मजबूर कर रही थी। निंग ने जब ये दृश्य देखा तो वह एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसने ये दृश्य पहले भी देखा था और अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि यह बिल्कुल अकल्पनीय है। अराजकता के प्रमुख तत्वों को स्थायी रूप से प्रतिकर्षित करने में सक्षम होना। निंग अब दाव के संबंध में समझ के एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और समझने लगा था इस प्रकार की क्षमता किसी भी हेगेमॉन की क्षमता से कहीं बढ़कर है। सबसे अधिक संभावना है कि अदरवर्स के लॉर्ड्स भी इसके लिए सक्षम नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऑटोप ने एज्योर फ्लावर एस्टेट का निर्माण किया हो? इसका मतलब है कि 9 अराजकता मोहरों की उत्पत्ति मेरे अनुमान से भी कहीं अधिक अविश्वसनीय है। उसी समय निंग उलझन में था। शुरुआत में 9 अराजकता मोहरें निंग के लिए बेहद उपयोगी थीं। अब चूंकि वह चौथे चरण का डाउनलोड था, उसकी दिव्य शक्ति और उसकी अमर ऊर्जा और भी शुद्ध हो गई थी, साथ ही उसकी नीला पुष्प धुंध ऊर्जा भी। हालांकि साधना के उच्चतम स्तरों पर साधक मुख्यतः दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहते थे। अब तक नीला पुष्प धुंध ऊर्जा उसके लिए नगण्य सहायक हो गई थी। तो ऑटोप ने इस तरह की तकनीक क्यों बनाई? फिर इस तकनीक के साधकों को इस स्थान तक मार्गदर्शन करने का काम क्यों किया? झपट्टा, निंग अविश्वसनीय गति से शून्य के शून्य में से उड़ता हुआ निकल गया। वह उसमें से गुजरते हुए सुनहरे कोहरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हालांकि उसे अभी भी रास्ते में शानदार नर्क सोना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वह आर्थिक रूप से पहले से कहीं अलग स्थिति में था। वह पहले ही कई शक्तिशाली सम्राटों का वध कर चुका था। अब शानदार नर्क सोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हम यहाँ हैं। निंग धीरे धीरे धीमी हुई और फिर उस विशाल प्राचीन एस्टेट के द्वार के सामने रुक गई। नीला फूल शब्द एज्योर फ्लावर एस्टेट के द्वार के ठीक ऊपर लटके हुए थे, जो एक सुंदर पवित्रता का आभास दे रहे थे। मैं फिर आ गया। निंग आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया। रंबल, निंग के आगे बढ़ते ही प्राचीन संपत्ति के द्वार एक बार फिर अपने आप खुल गए। निंग अंदर टहलता हुआ आया। उसने एस्टेट के अंदर लगे 3 फलों के पेड़ों पर नजर डाली, फिर हाथ हिलाया और अपने रक्षक गोलेम व्हाइट थॉ को प्रकट किया। व्हाइट थॉ का विशाल शरीर निंग के ठीक बगल में प्रकट हुआ। गोलेम ने आदर पूर्वक पुकारा, गुरु, मेरे पीछे रहो। निंग ने गंभीरता से कहा, ये जगह शायद कई खतरों से भरी है। ये संभवतः एक ऐसी जगह थी जिसे बनाने में किसी ऑटोक ने समय और मेहनत लगाई थी, यहाँ तक कि उसने बड़ी संख्या में सम्राटों को पकड़कर यहाँ लाया था। स्पष्ट रूप से इस जगह के निर्माता ने एज्योर फ्लावर एस्टेट में ऑटोक बोलिन की तुलना में कहीं अधिक मेहनत की थी। समझ गया, व्हाइट थॉ ने सम्मानपूर्वक कहा। निंग आगे बढ़ा। व्हाइट थॉ उसकी पीठ देख रहा था। दोनों जल्दी से उस पुल पर फिर पहुंच गए। महामहिम सम्राटों, बहुत दिनों बाद मिले। निंग मुस्कुराया जब उसने उन 2 भूरे वस्त्रधारी बुजुर्गों की ओर देखा जो आगे घास के मैदान में आमने सामने बैठे थे। अरे, धूसर वस्त्र पहने दोनों आकृतियां निंग की ओर देखने लगीं। रक्त रंजित आंखों वाला बुजुर्ग मुस्कुराया, बच्चे, तुम वापस आ गए। ये तो बहुत जल्दी हो गया। मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हारे वापस आने से पहले हमें शतरंज के कुछ खेल भी मुश्किल से खेलने थे। चांदी जैसी आंखों वाला वह बुजुर्ग काफी विनम्र था। निंग अवाक रह गया। शतरंज के कुछ खेल? ठीक है, अमर सम्राटों के लिए जो अनंत काल से यहाँ फंसे हुए थे। शायद उसने वास्तव में साधना में ज्यादा समय नहीं लगाया था। एज्योर फ्लावर एस्टेट ने मेरी रुचि को लगातार आकर्षित किया है। कई वर्षों तक खेती करने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं इसके परीक्षणों को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ, और इसलिए मैं इसे एक और बार आजमाने आया। निंग ने कहा, आपकी आभा को देखते हुए आपने अभी तक दावमच पूरा नहीं किया है और सम्राट नहीं बने हैं, है ना? चांदी जैसी आंखों वाले बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, निंग ने सिर हिलाया। सभी शाश्वत सम्राटों की आभा में कभी न बुझने वाली अनंतता की झलक थी। उफ, मैंने तुम्हें पिछली बार ही बता दिया था। हालांकि चौथे चरण के कुछ बेहद प्रतिभाशाली डाउनलॉड्स हम दोनों को हरा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे हालात और भी खतरनाक होते जाएंगे। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मर जाओगे। मैं तुमसे सच में विनती करता हूँ कि कम से कम दावमच तो पूरा कर लो, फिर से अपनी किस्मत आजमाने से पहले। चांदी जैसी आंखों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। निंग हंसा। शायद मैं कामयाब हो जाऊं, अगर नहीं तो मैं बाद में फिर आऊंगा। अगर तू मरने पर अड़ा है तो मुझे भी तो देखने दे कि तू कितना मजबूत हो गया है। खून से सनी आंखों वाला बुजुर्ग निंग की तरफ बढ़ा और वो ये शब्द कह रहा था, जरूर, चलो कोशिश करते हैं। निंग भी उसकी ओर चल पड़ा। पिछली बार तुम मेरी शक्ति का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ रहे थे। तब से अब तक कई साल बीत चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी प्रगति देखकर मुझे सुखद आश्चर्य होगा, वरना ये सब उबाऊ होगा। बूढ़े की रक्त लाल आंखों में एक भयावह भाव झलक रहा था। चांदी जैसी आंखों वाले बुजुर्ग ने इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। निंग को तो अपनी पहली मुलाकात से ही पता चल जाना चाहिए था कि वे दोनों कितने ताकतवर हैं। चूंकि बच्चा वापस आ गया था, इसलिए उसे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। अगर फिर भी वह मारा जाता तो उसके सिवा किसी और को दोष नहीं देना था, सिर्फ अपनी नासमझी को। निंग पुल पार करके घास के मैदान पर चला गया। जाओ,
रक्त रंजित आंखों वाले बुजुर्ग ने अपनी दाहिनी आस्तीन लहराई, जिससे वह आसमान में फैल गई और निंग की ओर अत्यधिक शक्ति का प्रवाह हुआ। निंग ने भी लापरवाही से अपनी हथेली हिलाकर जवाब दिया। धमाका! निंग की हथेली ने बहुत ही लापरवाही से वार किया, लेकिन उसमें उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का प्रभुत्व समाया हुआ था। दोनों ही हमले बेहद जबरदस्त थे और एक जबरदस्त टक्कर में बदल गए। खून से लथपथ बुजुर्ग तुरंत बिजली की एक किरण की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दूर एक पहाड़ से जोर से टकराया। पहाड़ की रक्षा करने वाला अवरोध तुरंत टिमटिमा गया, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित रहा। हालांकि खून से लथपथ बुजुर्ग बेहद बेढंगे तरीके से अवरोध में फंस गया। उसे जमीन पर उतरने में पूरा 1 सेकंड लगा। उसने अविश्वास से निंग को देखा। तुम एक गोलेम का शरीर। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। इन दोनों सम्राटों को मारने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। आखिरकार इतने लंबे समय से यहाँ कैद और दयनीय स्थिति में होने के कारण वे दयनीय थे। आप इतनी शक्ति तक पहुँचने में सक्षम थे? चांदी जैसी आंखों वाली महिला भी स्तब्ध होकर वहां आए। मैं ठीक हूँ, निंग ने सिर हिलाया। ये दोनों रक्षक नाइनडस्ट से भी काफी कमजोर थे। निंग ने बस कुछ ही घूंसों और लातों से उन्हें आसानी से हरा दिया। तुमने किसी खजाने का इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे हाथों में तो दस्ताने जैसे खजाने भी नहीं हैं। खून से लथपथ उस बुजुर्ग ने अविश्वास से निंग को घूरा। तुम मुझे अपनी हथेलियों से ही आसानी से कुचल सकते थे। सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च दावलॉर्ड भी ऐसा नहीं कर पाते। तुम्हें इस युग का सबसे शक्तिशाली दावलॉर्ड होना चाहिए। निंग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ, लेकिन ये सिर्फ वर्तमान युग की बात नहीं थी। वह अब तक का सबसे शक्तिशाली दावलॉर्ड था। मैं तुम्हारी ताकत से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। खून से सनी आंखों वाले बुजुर्ग ने अपने पीछे वाले गलियारे की ओर इशारा किया, फिर ठंडे स्वर में कहा, अंदर चलो। ये जागीर और भी बड़े खतरों से भरी है। मुझे हराने का मतलब यह नहीं कि तुम उनसे बच ही जाओगे। सावधान रहो मेरे जवान दोस्त। अगर तुम्हें लगे कि तुम अपने दुश्मनों पर विजय नहीं पा सकते तो तुम्हें तुरंत पीछे हटकर भाग जाना चाहिए, चांदी जैसी आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। जब तक तुम बचोगे भविष्य में तुम्हारे पास और भी मौके होंगे। समझ गया, निंग ने कहा। वाइट थॉ, चलो चलें। जी हाँ गुरु। सिथे रक्षक चुपचाप निंग के पीछे कतार में खड़ा हो गया। रक्त आंखों वाले बुजुर्ग और चांदी आंखों वाले बुजुर्ग ने उन दोनों को गलियारे में जाते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि बच्चा बच जाएगा? खून से सनी आंखों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली है, यहाँ तक कि सर्वोच्च दावलॉर्ड्स के बीच भी। चांदी जैसी आंखों वाले बुजुर्ग ने कहा। उसके लिए संपत्ति की गहराई तक पहुँचना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन उसे खुद को जिंदा रखने में सक्षम होना चाहिए। कहना मुश्किल है, लाल आंखों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अति आत्मविश्वास आसानी से मौत का कारण बन सकता है। जैसे ही निंग गलियारे के साथ आगे बढ़ा, वह जल्द ही एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दूर एक नीले पत्थर का चौक देखा, और चौक के सामने एक विशाल महल था। चौक 100 से ज्यादा आकृतियों से भरा हुआ था, जो 2-2, 3-3 के समूहों में बटी हुई थीं। कुछ बैठे थे, कुछ आमने सामने थे, कुछ शराब पी रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। जब निंग और वाइट थॉ प्रकट हुए तो सबने मुड़कर उसे घूरा। उनसे निकलती अदृश्य शक्ति की आभा ने निंग को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। वह तुरंत समझ गया कि ये 100 से ज्यादा सम्राट असाधारण आकृतियां थीं। फुफ! चौक के सामने सीढ़ियों पर अचानक एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे से बर्फ जैसी आभा निकल रही थी। उसने निंग की ओर देखा। मैं इस संपत्ति का भूत हूँ और मालिक के आदेश पर इसकी रखवाली कर रहा हूँ। निंग थोड़ी देर के लिए चौंक गया। फिर भी लगभग सभी प्रमुख शक्तियाँ, जिनमें सम्राट वेवशिफ्ट जैसी कमजोर शक्तियाँ भी शामिल थीं और सर्वोच्च शक्तियाँ जैसे ऑटोक बोलिन या एज्योर फ्लावर एस्टेट के निर्माता, आमतौर पर एस्टेट स्पिरिट्स को पीछे छोड़ जाते थे। ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका था कि उनके लक्ष्यों और आदेशों का पालन किया जाए। ये संपत्ति 3 घातक परीक्षाओं से सुरक्षित है, हर एक पिछली से भी ज्यादा घातक। अभी अभी तुम जिस परीक्षा से बाहर निकले हो वह सबसे आसान परीक्षा थी। पहली परीक्षा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। अगर तुम तीनों परीक्षाओं में पास हो गए तो तुम्हें आगे कोई खतरा नहीं होगा। गुरु ने जो कहा था उसके अनुसार हर बार परीक्षा पास करने पर तुम्हें कुछ चीजें मिलेंगी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर एक हरे हरे रंग का पत्ता फेंका। यह एक जीवनदायिनी दाव मुहर है। ये लगभग सभी दाव लॉर्ड्स को पुनर्जीवित कर सकती है। निंग चौंक गया। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट मनीसील के अलावा और भी लोग थे जो इस तरह की दाव मुहरें बनाने में सक्षम थे। हालांकि चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स, जिन्होंने एक प्रसिद्ध ओमेगा दाव में प्रशिक्षण लिया है, अन्य सभी दाव लॉर्ड्स से पूरी तरह आगे निकल गए हैं और एक बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। इस प्रकार की संसार श्रेणी की दाव सील उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकती। अगर वे पुनर्जीवित होना चाहते हैं तो उन्हें एक शाश्वत श्रेणी की जीवन रक्त दाव सील का उपयोग करना होगा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने कहा। निंग ने आंखें से कोड़ लीं। ओमेगा दाव, क्या एज्योर फ्लावर एस्टेट की आत्मा सचमुच ओमेगा दाव के अस्तित्व के बारे में जानती थी? पुस्तक 36, अध्याय 24, एक और दाव लॉर्ड। ये ओमेगा दाव है, जीनिंग ने कहना शुरू किया, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। कोई सवाल मत पूछो। अगर तुम दूसरी परीक्षा पास कर गए तो तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, और अगर फेल हो गए तो तुम इसके बारे में जानने के लायक नहीं हो। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग पहले की तरह ही ठंडा और दूर दूर रहा। तुम एक दाव लॉर्ड हो। दूसरी परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें बस यहाँ के 10 सबसे कमजोर सम्राटों का सामना करना होगा और उनसे गुजरना होगा। अगर तुम आगे महल के दरवाजे तक पहुँच गए
तो तुम पास हो जाओगे और तुम्हारे गोलेम को दखल देने की इजाजत नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो ये तुम्हारी हार मानी जाएगी। निंग ने धीरे से सिर हिलाया, समझ गया। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक ड्रम में बदल गया। पूरे चौक में उड़ता हुआ महल के द्वार के सामने उतरा। वहाँ वह शांति से देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो ये वो परीक्षाएं हैं जो एक ऑटोवर्क ने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी थी, है ना? निंग बिल्कुल निश्चिंत था। ये बिल्कुल वैसी ही परीक्षाएं थीं जो उसने खुद उन लोगों के लिए तय की थीं जो उसकी विरासत हासिल करना चाहते थे। न सिर्फ हर कोई उसकी तकनीकें सीखने के लिए योग्य था, बल्कि उन्हें बहुत कड़े परीक्षणों से भी गुजरना पड़ता था। इस विशाल एज्योर फ्लावर एस्टेट के निर्माण में ऑटोवर्क ने जरूर काफी मेहनत की होगी, इसलिए उसके लिए भी कुछ परीक्षण करना उचित ही था। जो बहुत कमजोर थे वे मर जाते थे। बचकर भाग पाना भी एक तरह की ताकत थी, लेकिन सिर्फ वे ही जो इन परीक्षाओं को सही मायने में पार कर पाते थे, वे ही वे इनाम पा पाते थे जो एज्योर फ्लावर एस्टेट के मालिक पीछे छोड़ गए थे। फुस। निंग आगे बढ़ा और सीढ़ियों से ऊपर चौक की ओर बढ़ा। उसके पीछे हट्टा कट्टा व्हाइट थॉ था। निंग ने निर्देश दिया, व्हाइट थॉ, जब तक सीधे आदेश न दिया जाए तुम्हें दखल नहीं देना है। समझ गया, व्हाइट थॉ ने सम्मानपूर्वक कहा। तो यह एक डाउलॉर्ड है। चौक में 100 से अधिक सम्राट स्पष्ट रूप से थोड़ा निराश थे जब उन्होंने सफेद वस्त्र पहने युवक को अपनी ओर बढ़ते देखा। एक साधारण डाउलॉर्ड। हम में से सिर्फ 10 को ही लड़ने की इजाजत है, और वो भी सबसे कमजोर 10 को। एक दुष्ट सम्राट जिसकी भौहें नीली थीं और जिसकी आभा समूह में सबसे तेज थी, ने अपना सिर हिलाया। सम्राट कब आएगा? इस तरह हम सबको थोड़ा मजा करने की इजाजत होगी। बोरिंग। हम यहाँ हमेशा से रहे हैं, इस प्लाजा को छोड़ने में असमर्थ हैं। हमें रिहा होने में कितना समय लगेगा? सम्राट आपस में यूं ही बातें करने लगे। वे कभी क्रोध और विष से भरे हुए थे, क्योंकि अब तक वे करोड़ों अराजकता चक्रों से इस चौक तक ही सीमित रह चुके थे, और संभव था कि वे अनंत काल तक ऐसे ही रहें। इस तरह का अकेलापन तो शाश्वत सम्राटों को भी पागल कर देगा। हालांकि समय सब कुछ सुस्त कर देता है। अब तक वे काफी निश्चिंत हो चुके थे और बस चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा एज्योर फ्लावर एस्टेट के मालिक ने कुछ शर्तों की व्यवस्था की थी जिनके तहत उन्हें रिहा किया जा सकता था। स्वूश स्वूश स्वूश। दूसरे सम्राट बातें करते रहे, जबकि उनके 10 साथी तेज गति से उड़कर आए और निंग को आगे बढ़ने से रोक दिया। अरे बच्चे, अगर हम तुम्हें मार भी डालें तो हमें दोष मत देना। सब कुछ वैसा ही है जैसा इस जागीर के मालिक ने तय किया है। सम्राटों में से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें ठंडी थीं, और बोलते बोलते उससे एक गहरा हरा कोहरा निकलने लगा। बहुत दिनों बाद मैंने डाउलॉर्ड देखा है। सज्जनों, जल्दबाजी न करें। इस बच्चे से धीरे धीरे लड़ें। अगर हम ज्यादा तेज चले तो बोरियत हो जाएगी। हम उसे मारने का मजा लेना चाहेंगे, उसे एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओह, मैं तो बस इंतजार ही कर रहा हूँ। सुर्ख चेहरे और लंबे रक्त लाल बालों वाला एक युवक बोला। उसकी जीभ सांप की तरह मुड़ी हुई थी। चलो ये करते हैं। उसे भागने मत दो, उसे घेर लो। 10 सम्राट बहुत ही दुष्ट दिख रहे थे और उनके मुंह से जानलेवा आभा निकल रही थी। सफेद वस्त्र पहने निंग ने ये देखकर धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे समझ आया कि एज्योर फ्लावर एस्टेट के मालिक ने तुम्हें क्यों पकड़ा और सजा के तौर पर यहाँ क्यों लाया। अगर मैं मालिक होता तो तुम्हें कब का मार डालता। तुम हमें मार दोगे? कितना अहंकार। 10 सम्राट एक डाउलॉर्ड द्वारा इस तरह आलोचना किए जाने पर तुरंत क्रोधित हो गए। वे उसकी बातों से शर्मिंदा और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। संपत्ति की आत्मा। निंग ने दूर महल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर देखा, फिर पुकारा, क्या मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ? अगर उसे उन्हें पकड़ने की इजाजत दी गई तो यह उस पर निर्भर करेगा कि वह उन्हें मारना चाहता है या नहीं। दूर से सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। यदि तुम उन्हें मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। निंग ने पलकें झपकाईं। कुछ ही पल बाद उसे समझ आ गया। एज्योर फ्लावर एस्टेट के स्वामी ने इन सम्राटों को पकड़ने के बाद जाहिर है उन्हें किसी तरह बदल दिया था। वे अब सच्चे साधक नहीं थे, वे गोलेम जैसे थे। उन्हें भविष्य के परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ रखा गया था और निंग उनमें से एक था। अगर उसने सम्राटों को पकड़ लिया तो उसके बाद आने वालों की परीक्षा कैसे होगी? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं इसे जल्दी से समेट लूंगा। निंग ने अपने हाथ बढ़ाए, जिससे डार्कनॉर्थ की 2 तलवारें उसकी पीठ पर म्यान से निकलकर उनके अंदर चली गईं। घमंडी बदमाश। 10 सम्राट तुरंत धुंध, प्रकाश, लपटों और अन्य चीजों में बदल गए, क्योंकि उन्होंने निंग को घेरना शुरू कर दिया था। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह भागने में सक्षम न हो। निंग आराम से आगे बढ़ा, उसके पीछे व्हाइट थॉ था। धमाका धमाका धमाका। आसमान में तरह तरह के हमले हुए और वे निंग की ओर उड़े। निंग तुरंत समझ गया कि ये 10 सम्राट लगभग सर्वोच्च डाउलॉर्ड स्तर के थे। निंग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये वाकई 10 सबसे कमजोर सम्राट हैं। निंग की 2 तलवारें हिलने लगीं। धप 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 धप। उत्तर धनुष की तलवारें पानी की प्रचंड धाराओं में बदल गईं और लहरों की तरह किनारे से टकराकर हमलों का जवाब दे रही थीं। पानी की धाराएं सीधे सम्राटों के शरीर पर लगीं और उन्हें मारे गए मच्छरों की तरह पीछे की ओर उड़ा दिया। हालांकि वे अपने अजेय रूप में बदल गए थे, फिर भी निंग उन्हें उनके मूल रूप में वापस लाने में सक्षम था। शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। निंग आर्कन सिल्क्सनो को भी कुचलने में सक्षम था और सिल्क्सनो भी सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स का आसानी से वध कर सकता था। निंग की तुलना में ये 10 सम्राट कितने तुच्छ थे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये डाउलॉर्ड है, क्या वह अपने दांवमज में सफल हो गया है?
लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अनंत काल की कोई गंध नहीं है। दूर से देख रहे कई अन्य सम्राट भी दंग रह गए। एक डाउलॉर्ड 10 सम्राटों को इस तरह कुचल सकता है, कैसे? सच तो ये है कि क्रिम्सन वेव मंदिर की यात्रा से पहले निंग ज्यादा से ज्यादा उनसे लड़कर उन्हें रोक ही पाता। हालांकि अब निंग ने अपनी हाथ स्वॉर्ड कला में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ चौथे चरण तक पहुंच गया था। वह सचमुच इस लोक ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक था और स्वाभाविक रूप से इन आम सम्राटों पर आसानी से हावी हो सकता था। सभी सम्राट निंग को स्तब्ध होकर देखते रहे जब वह आराम से चौक से गुजरते हुए महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। जहां तक व्हाइट थॉ का सवाल है, वह अतुलनीय शांति के साथ निंग के पीछे पीछे चलता रहा। धमाका! सफेद बालों वाला और बुजुर्ग संपत्ति प्रेमी निंग को हाथ बढ़ाकर महल के द्वार पर धक्का देते देख हैरान रह गया। एक गहरी धमाकेदार आवाज के साथ विशाल महल के द्वार खुल गए। तुम? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग को हैरान होकर देखा। संपत्ति भावना? निंग ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक देखा। त्रिबल समलन तकनीक? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा। निंग एक पल के लिए चौंका, फिर उसे एहसास हुआ कि वह हाथ कला की बात कर रहा था। बिल्कुल, निंग ने सिर हिलाया। हाथ कला एक ऐसी तकनीक थी जो हृदय शक्ति, दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को एक साथ पूरी तरह से मिला देती थी। सच तो ये है कि अगर निंग ने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव से कोई सफलता हासिल नहीं की होती, तब भी हाथ कला के 12वें रुख में उसकी महारत उसे आर्कॉन सिल्क स्नो के बराबर ला खड़ा करती। यह अपने आप में इन सम्राटों को आसानी से परास्त करने के लिए पर्याप्त था। अब जबकि वह आगे निकल गया था, वह शायद हेगेमन्स और निश्चित रूप से दाववादी ब्लूस्टोन को छोड़कर किसी के भी सामने अजेय था। त्रिशक्ति समलन तकनीक? सफेद वस्त्रधारी वृद्ध की नजरें दूर हट गईं। हृदय शक्ति सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि गुरु द्वारा निर्मित तकनीक सभी प्रकार की ऊर्जाओं को रूपांतरित और विलीन करने में सक्षम है, फिर भी हृदय शक्ति विशेष और अद्वितीय है। किंवदंतियों में कहा गया है कि यदि कोई हृदय लोक वास्तव में शक्ति के शिखर तक पहुंच सकता है, तो उसके भीतर निर्मित खजाने वास्तविक हो जाएंगे और उनका वास्तविक उपयोग किया जा सकेगा। हृदय लोक एक वास्तविक संसार बन जाएगा जिसे आप अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई उस स्तर तक पहुंच सकता है, तो वह वास्तव में अजेय हो जाएगा। हृदय लोक एक वास्तविक संसार? निंग उस स्तर तक पहुंचने की गहरी इच्छा रखता था, लेकिन वह जानता था कि यह कितना हास्यास्पद और अकल्पनीय है। इसका मतलब था कि अगर वह अपने हृदय लोक में 100 लोकों के अस्तित्व की कल्पना करे, तो 100 वास्तविक लोक बन जाएंगे। अगर वह काले सम्राटों की एक सेना अस्तित्व में लाना चाहे, तो वे सभी भी वास्तविक होंगे। शक्ति का वह स्तर जो प्रतिनिधित्व करेगा। हाँ, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से एक बार जब कोई हृदय लोक शक्ति के वास्तविक शिखर पर पहुंच जाता है, तो उसके भीतर वास्तविक वस्तुओं को प्रकट करना संभव हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी कोई नहीं कर पाया था। साधक सभ्यताओं के अपने अवतार तो थे, लेकिन हृदय बल का कोई अवतार कभी नहीं रहा। त्रिबल समलन तकनीक में तुम्हारा निपुण होना इस बात का प्रमाण है कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि तुम दूसरी परीक्षा में पास हो गए हो, तो अपना दूसरा इनाम ले लो। बुजुर्ग ने एक लुढ़का हुआ जेड स्क्रॉल बाहर फेंका। निंग ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया, फिर पूछा, यह क्या है? तुम ओमेगा दाव के बारे में पूछ रहे थे, है ना? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया। यह जेड स्क्रॉल एक बेहद चमकदार दावलॉर्ड द्वारा छोड़ा गया था, जिससे मेरे गुरु का एक बार सामना हुआ था। वह इतना अद्भुत प्रतिभाशाली था कि वह अपने अग्नि दाव को पूर्ण शिखर तक बढ़ा सका और फिर अपने ओमेगा अग्नि दाव के साथ चौथे चरण का दावलॉर्ड बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। अफसोस, एक ओमेगा दाव के लिए दावमज बहुत कठिन है, उन सर्वोच्च दावलॉर्ड से कहीं ज्यादा कठिन जो हेगेमॉन बनना चाहते हैं। अंत में उस दावलॉर्ड ने भी अपना दावमज विफल कर दिया। अपना दावमज विफल करने के बाद, लेकिन मरने से पहले, वह मेरे गुरु से टकरा गया और उसने अपने द्वारा निर्मित ओमेगा फायर दाव के रहस्य मेरे गुरु को बता दिए। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। पुस्तक 36, अध्याय 25, नॉकआउट। जी निंग ने सुनते ही उत्साह की लहर महसूस की। उसका मार्ग भी एक ओमेगा दाव का था और वह चौथे चरण का दावलॉर्ड भी बन गया था। अगला कदम दावमज का था। जैसा कि निंग जानता था, दावमज बनने के लिए उसे अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों में अब तक अर्जित हर एक अंतर्दृष्टि को आत्मसात करना होगा और फिर उन्हें पूरी तरह से एक संपूर्ण शाश्वत ओमेगा स्वॉर्ड दाव में बदलना होगा। अगर वह दावमज में सफल हो जाता, तो उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव इतना परिपूर्ण हो जाता कि समय के साथ उस पर जरा भी असर नहीं पड़ता। सिर्फ ऐसा दाव ही शाश्वत कहलाने के योग्य होता। इस प्रकार प्रत्येक सफल दावमज के परिणामस्वरूप नए सम्राट की शक्ति में 2 पूर्ण स्तरों की वृद्धि होगी। दूसरे स्तर के दावलॉर्ड्स को आर्कॉन स्तर की शक्ति तक पहुंचाया जाएगा, जबकि सर्वोच्च दावलॉर्ड्स सीधे हेगेमॉन स्तर की शक्ति तक पहुंचेंगे। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ एक सफल दावमज की शक्ति में भी इसी तरह अविश्वसनीय वृद्धि होगी, और यह वृद्धि एक ऐसे दाव की शक्ति के कारण होगी जो सचमुच शाश्वत है। इसलिए निंग को एक शाश्वत ओमेगा स्वॉर्ड दाव बनाना था, और यह अवर्णनीय रूप से कठिन होने वाला था। वह साथी ताओवादी मर गया। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? निंग ने खुद से पूछा। उसे यकीन नहीं था कि जवाब क्या होगा। ओमेगा दाव असाधारण और अथाह हैं। वे सचमुच सभी अन्य दाव से श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ दाव हैं। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। हो सकता है कि आपने अग्नि के दाव का प्रशिक्षण न लिया हो, लेकिन आप फिर भी इस ओमेगा दाव का अध्ययन कर सकते हैं।
यह आपको प्रेरित कर सकता है और आपके काम आ सकता है, जिससे दांवमज में आपकी संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाएंगी। निंग ने ज़ेड स्क्रॉल को मुट्ठी में जकड़ लिया और अपनी दिव्य इंद्रिय को उसमें डाल दिया। उसके भीतर कुछ अवरोध थे, जिनके कारण उसे जीवन भर की शपथ लेनी पड़ी कि वह इसे अध्ययन के लिए दूसरों को नहीं देगा। निंग ने तुरंत शपथ ली। निंग के हाथ में ज़ेड स्क्रॉल धूल के कणों में तब्दील हो गया और उसके दिमाग में तुरंत ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। यह अवर्णनीय रूप से गहन था। यह अग्नि का ताव था, लेकिन इसकी कल्पना सर्वोच्च शिखर तक की गई थी। इसमें हर प्रकार की अग्नि शामिल थी, जिसमें धधकती लपटें, बर्फीली लपटें, नकारात्मक ऊर्जा की लपटें, विस्फोटक लपटें शामिल थीं। सभी प्रकार की लपटों को इससे नियंत्रित किया जा सकता था। जिस डाउलॉर्ड ने इस ओमेगा फायर डाउ का निर्माण किया था, वह ऐसी लपटें छोड़ने में सक्षम था जो वास्तव में भयानक थीं। वह सचमुच अग्नि का अवतार था, सभी ज्वालाओं का स्वामी। निंग ने विस्मय से आह भरी। ये बात समझ में आई। जब उसने अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव बनाया तो तलवार के मूल सार के साथ एक त्वरित प्रतिध्वनि हुई। उसी क्षण उसे तुरंत समझ आ गया कि अब वह तलवार के दाव का स्वामी था। जहाँ तक ओमेगा अग्नि दाव के दिवंगत रचयिता का प्रश्न है, तो वह संभवतः अग्नि दाव का स्वामी ही था। जब सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग को आंखें खोलते देखा तो उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम पहले 2 इम्तिहान पास कर चुके हो, बस एक और इम्तिहान बाकी है, और अगर तुम उसमें भी कामयाब हो गए तो तुम्हें कोई और खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा तुम कुछ ऐसा कमाओगे जो उस ओमेगा दाव से भी कहीं ज्यादा कीमती होगा जो तुम्हें अभी दिखाया गया था। कहीं ज्यादा कीमती? निंग की आंखें चमक उठीं। कुछ ऐसा जो ओमेगा दाव से भी ज्यादा कीमती था। वो क्या हो सकता है? एज्योर फ्लावर एस्टेट के मालिक ने क्या तैयार किया था? यह इनाम स्वाभाविक रूप से पूरी संपत्ति में सबसे मूल्यवान चीज होगी। मेरे स्वामी ने चौथे चरण के एक ही दाव लॉर्ड के ओमेगा दाव के लिए इतना समय और प्रयास बर्बाद कर दिया होता। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन कोई भी असली खजाने का हकदार नहीं होता। पहले तुम्हें तीसरी परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम इस कोशिश में मर गए तो तुम सिर्फ खुद को और अपनी बेकारी को ही दोषी ठहरा सकते हो। ठीक है, अब अंदर जाने का समय है। ठीक है। निंग ने सिर हिलाया, फिर महल में कदम रखा। बाहर से महल ऊर्जा के एक अदृश्य आवरण से ढका हुआ था, जिससे वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि विशाल महल में कुल 16 विशाल स्वर्ण स्तंभ थे और महल के सबसे ऊंचे भाग पर एक राजसी सिंहासन रखा हुआ था। निंग ने महल के किनारे कमल मुद्रा में बैठी 2 आकृतियों पर नजर घुमाई। एक आकृति लंबे बैंगनी वस्त्र पहने हुए थी और उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो हेगेमोन ब्राइट शो या हेगेमोन विंडरिंग जैसी थी। दूसरी की आभा काफी कमजोर थी और उसने काले वस्त्र पहने हुए थे। वह दुबला पतला था और उसकी लंबी पतली आंखें ठंडे द्वेष से भरी हुई थीं। हम दोनों आकृतियों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। डाउ लॉर्ड, बैंगनी वस्त्रधारी आदमी ने बगल से देखा। कितना उबाऊ। शिष्य, अब तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है। चिंता मत करो गुरु। दुबले पतले काले चोगे वाले आदमी ने निंग की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनमें ठंडा द्वेष उमड़ रहा था। मैं इस युवा डाउ लॉर्ड का जरूर अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। निंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अंदाजा हो गया था कि काले चोगे वाला आदमी जानलेवा इरादों से भरा हुआ है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी निंग के साथ साथ अंदर आया था। बूढ़े ने अब ठंडे स्वर में कहा, तुम एक डाउ लॉर्ड हो, इसलिए तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी शक्ति तुम्हारे फ्लेम ड्रैगन लोक के आर्कॉन स्तर के शाश्वत सम्राटों के बराबर हो। तुम्हें बस उसे महल से बाहर निकालकर हराना है और तुम सफल हो जाओगे। एक आर्कॉन को महल से बाहर खदेड़ दो। निंग थोड़ा हैरान हुआ। ये परीक्षा उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं थी, लेकिन एक डाउ लॉर्ड के लिए ये लगभग असंभव थी। क्या तुम्हें यह मुश्किल लग रहा है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सम्राट होते तो जीतने के लिए तुम्हें हेगेमोन को हराना पड़ता और उसे महल से बाहर खदेड़ना पड़ता। ये दोनों, गुरु और शिष्य, अपनी गतिविधियों में सीमित हैं क्योंकि वे महल से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दो तो सेनाएं सक्रिय हो जाएंगी और उन्हें मार डालेंगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं तीसरे चरण को पार करने में कामयाब हो गया तो संरक्षक निश्चित रूप से मर जाएगा। निंग मन ही मन ये देखकर दंग रह गया कि एज्योर फ्लावर एस्टेट का स्वामी कितना निर्दयी था। अगर निंग सम्राट होता तो उसे हेगेमोन को महल से बाहर निकालकर उसे हराना पड़ता। एक सच्चा हेगेमोन भी जरूरी नहीं कि सफल हो, केवल कोई उच्च श्रेणी का हेगेमोन ही इसे पूरा कर पाता। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में शुरू में केवल 3 हेगेमोन थे। पवित्र नगरों के आर्कॉन को परास्त करने में सक्षम डाउ लॉर्ड के बारे में क्या? इसका मतलब था कि आर्कॉन को या तो ओमेगा दाव का प्रशिक्षण लेना होगा या फिर हार्ट्सवॉर्ड कला जैसी किसी तकनीक में अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। तभी वे शक्ति के इतने हास्यास्पद स्तर तक पहुंच सकते थे। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स ने उस स्तर के कितने राक्षसी डाउ लॉर्ड्स को जन्म दिया था। ये परीक्षण हास्यास्पद है। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर तुम सचमुच बेजोड़ और तेजस्वी व्यक्तित्व नहीं हो तो तुम तीसरी परीक्षा को चुनौती देने के लायक नहीं हो। यहाँ तक कि आम हेगेमोन भी इसके लायक नहीं होते। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, शुरू करने का समय आ गया है। हे। काले वस्त्रधारी आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी जानलेवा मंशा को जरा भी छिपाए बिना। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए, डाउ लॉर्ड लड़के, अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो इस संपत्ति के मालिक को उसकी बेरुखी के लिए दोष दो। मैंने कभी बाहरी दुनिया में घूमते हुए, जिसे चाहा उसे मारते हुए, एक शानदार बेफिक्र जिंदगी का आनंद लिया था।
कोई भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। अब मुझे हमेशा के लिए इसी संपत्ति में रहने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें एक धीमी दर्दनाक मौत मरने दूंगा। मैं तुम्हारे जैसे नाजुक छोटे निवाले का आनंद लेने में अपना समय लूंगा। काले वस्त्रधारी आदमी की आंखें उत्साह से भरी थीं। निंग ने दोनों हाथ बढ़ाए, जिससे 2 उत्तरधनुष तलवारें म्यान से निकलकर उसकी मुट्ठी में आ गईं। वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली दाव लॉर्ड था जो अपनी ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण तक पहुंच चुका था और उसके पास अपनी हॉट स्वॉर्ड कला भी थी। अगर उसे हेगेमोन से लड़ना भी पड़ा तो भी निंग को यकीन था कि वह यहाँ से सुरक्षित निकल जाएगा। मार डालो, काले वस्त्रधारी आदमी ने अपनी चाल चली। फुफ, आसमान में एक लंबी काली सरपीली परछाई दिखाई दी जो भूतिया गति से तेजी से निंग की ओर बढ़ी। धमाका, निंग ने लापरवाही से अपनी एक तलवार फेंकी। तलवार की रोशनी एक उफनती सुनामी की तरह बाहर की ओर उड़ी और काली सरपीली परछाई से टकराकर उसे कुचलने वाली ताकत से भर गई। परछाई तुरंत नष्ट हो गई और उसके भीतर काले वस्त्र पहने आदमी की आकृति प्रकट हो गई। वह आदमी 2 हाथों से एक लंबी कृपाण पकड़े हुए था और वार ने उसे जोरदार धमाके के साथ जमीन पर पटक दिया। धरती जोर से कांप उठी। कुछ क्षण बाद ही काले वस्त्रधारी वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सका। एक और गोलेम शरीर। निंग ने अपना सिर हिलाया। उसका प्रतिद्वंद्वी अब सच्चा साधक नहीं रहा। तुम, काले वस्त्र पहने आदमी ने निंग को आश्चर्य से देखा। धमाका धमाका, निंग अपनी डाकनॉर्थ तलवारें घुमाता रहा और अपने प्रतिद्वंदी पर एक के बाद एक वार करता रहा। उसका प्रतिद्वंदी इन हमलों से बिल्कुल भी नहीं बच पाया और निंग ने उसे बार बार उड़ा दिया। सिर्फ 5 वार के बाद निंग अपने दुश्मन को महल के दरवाजे से बाहर खदेड़ने में कामयाब रहा। नहीं, काले वस्त्र पहने आदमी ने एक भयानक चीख मारी। निंग के वार की ताकत बहुत ज्यादा थी और वह अपने शरीर पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पीछे की ओर उड़ गया। जैसे ही वह महल के द्वार से बाहर निकला, द्वार पर अचानक एक धुंधली सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और उसके शरीर को छूती हुई निकल गई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का आभामंडल तुरंत गायब हो गया और उसका शरीर कई अलग अलग हिस्सों में बंट गया, जो सुनहरी रोशनी में दूर चले गए और गायब हो गए। वह मर गया। हॉल के अंदर बैंगनी वस्त्र पहने हेगेमन अपने शिष्य को मरते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में दुख की झलक थी। वह कभी एक महान शासक, महान गौरव और सम्मान का पात्र था। सम्राटों की एक पूरी सेना उसकी सेवा करती थी और किसी ने भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन तभी उस जागीर का मालिक आ गया। हेगेमोन को सिर्फ हाथ हिलाकर पकड़ लिया गया था। यह एक छोटे से मुर्गे को पकड़ने जितना आसान था। वह और उसका शिष्य तब गोलेम जैसे जीवों में बदल गए थे जो हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और जो आदेश उन्हें दिए जाएंगे उनका पालन करेंगे। अब उसका शिष्य मर चुका था और उसकी आत्मा और सच्ची आत्मा के अंतिम अवशेष भी गायब हो गए थे। मेरी बारी कब आएगी? बैंगनी वस्त्रधारी हेगेमोन ने सोचा। उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। मैं इसे आसान नहीं बनाऊंगा। मैं एक हेगेमोन हूँ और मैं कई सालों से यहाँ प्रशिक्षण ले रहा हूँ। जब मैं पहली बार पकड़ा गया था तब की तुलना में अब मैं कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ और इस संपत्ति के मालिक ने वादा किया है कि भविष्य में मुझे अपनी आज़ादी वापस पाने का मौका मिलेगा। बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने दूर खड़े सफेद वस्त्रधारी निंग की ओर देखा, ये देखते हुए कि यह डावलॉर्ड कितना शक्तिशाली है। शायद यही वह आशा है जिसका वादा हम सभी बंदी सम्राटों से किया गया था। निंग तीनों परीक्षाओं में आसानी से पास हो गया था। ये देखकर सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग दंग रह गया। मैंने तीसरा परीक्षण पास कर लिया, है ना? निंग ने सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा। तुम पास हो गए। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तो फिर मेरे पीछे आओ। पुस्तक 36, अध्याय 26, समुद्र जितना विशाल। सफेद बालों वाले बुजुर्ग आगे चल रहे थे, जबकि जी निंग और व्हाइट थॉ पीछे से उनके पीछे चल रहे थे। अपना गोलेम हटा दो, अब यहाँ कोई खतरा नहीं रहेगा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निर्देश दिया। हाँ सीनियर। निंग ने हाथ हिलाकर प्रोटेक्टर गोलेम को दूर हटा दिया। एज्योर फ्लावर एस्टेट की यह यात्रा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सुगम रही, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये बात समझ में आए। एस्टेट के स्वामी ने 2 स्तरों की चुनौतियां छोड़ी थीं। एक दावलॉर्ड्स के लिए थी, दूसरी सम्राटों के लिए। दावलॉर्ड स्तर की परीक्षाएं पहले ही काफी हास्यास्पद थीं। अगर निंग ने हाथ स्वॉर्ड कला में महारत हासिल नहीं की होती तो ओमेगा स्वॉर्ड दाव का चौथा चरण भी उसके लिए आसानी से जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होता। सफेद बालों वाला बुजुर्ग उन्हें एक विशाल महल तक ले गया। धमाका, महल की दीवारें उनके सामने खुल गईं और एक दरवाजा दिखाई दिया। वे इस बगल वाले गलियारे से अंदर गए और जल्दी ही एक निजी शांत हॉल में पहुंच गए। ये जगह क्या है? निंग ने चारों ओर देखा, कुछ स्तब्ध। यह विशाल हॉल विशाल किताबों की अलमारियों से भरा था जो दीवारों से टिकी हुई थीं। हर एक शेल्फ कम से कम 30 किलोमीटर लंबी थी और हर एक शेल्फ के लिए सैकड़ों परतें थीं। हर एक परत जेड स्लिप्स से भरी थी और वे सचमुच अनगिनत थीं। निंग को उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। निंग तो हक्का बक्का रह गया। सरसरी निगाह से देखने पर ही पता चल गया कि यहाँ 100 अरब से ज्यादा स्क्रॉल होंगे और ये तो बस एक मोटा अनुमान था। ये एक चौंका देने वाला अनसुना आंकड़ा था। ये सभी अधिक शक्तिशाली तकनीकें हैं जो मेरे गुरु ने लगभग संपूर्ण कैओस्वस की छानबीन करने के बाद हासिल की। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की आंखों में एक जटिल भाव था। वे धीरे धीरे आगे कहते रहे, इसमें सिर्फ साधक तकनीकें ही नहीं बल्कि सिद्ध तकनीकें भी हैं। गुरु ने उन सभी को एकत्रित और संशोधित किया है ताकि वे हम साधकों के उपयोग के लिए उपयुक्त बन सकें।
दूसरे शब्दों में, इस जगह में अनगिनत उत्कृष्ट तकनीकें मौजूद हैं जो कृषक सभ्यताओं और सिथे सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निम्न की ओर देखा। तुम्हें बस इतना करना है कि उन सभी को पढ़ो। सभी साधक सभ्यताएं, पूरी सिथे सभ्यता। निम्न चाहे कितना भी स्थिर क्यों न रहा हो, वह अंदर ही अंदर कांपने लगा। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। त्रिलोक में स्थित उनके मूल ग्रह पृथ्वी में एक कहावत थी, 10,000 से ज्यादा किताबें पढ़ने के बाद आप भगवान की तरह लिख सकते हैं। हर एक तकनीक का निर्माण एक विशिष्ट साधक के संचित ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता था। निम्न के चौथे चरण का डाउनलोड बनने का मुख्य कारण ये था कि निम्न को उस विशेष क्षेत्र में 300 से ज्यादा आधिपत्यवादी विरासतों का निरीक्षण करने का अवसर मिला था जो ऑटो बोलिन ने छोड़ी थीं। ये विरासतें अत्यंत महत्वपूर्ण थीं क्योंकि इनसे निम्न के क्षितिज का विस्तार हुआ और उसे कई नई अंतर्दृष्टियां और बोध प्राप्त हुए। और अब सभी साधक सभ्यताओं के फल उसके सामने मौजूद थे। यहाँ तक कि सिथे से जुड़ी तकनीकों को भी संशोधित और परिष्कृत किया गया था ताकि साधक उनका उपयोग कर सकें। यहाँ अनगिनत तकनीकें एकत्रित थीं। उनका मूल्य सचमुच अपरिमित था। दाव को समझने में ये तकनीकें उसे किसी भी अन्य खजाने से कहीं ज्यादा मददगार साबित होंगी। ये पुस्तकालय शून्य सागर जेडसील से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। एक हेजमोन भी ऐसे मौके के लिए पागल हो जाएगा। उसने इन तकनीकों के लिए लगभग पूरी कैओस्वस छान मारी और सिथे सभ्यता की तकनीकों को भी पूरी तरह से बदल दिया। निंग ने धीरे से बुदबुदाया, वरिष्ठ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस संपत्ति का स्वामी कौन था? मेरे गुरु ने किसी भी शिष्य को स्वीकार करने की योजना नहीं बनाई थी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, यह उस विरासत से ज्यादा कुछ नहीं है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सौंपी है। चूंकि तुम उनकी परीक्षाओं से गुजर चुके हो, इसलिए तुम यहाँ जो कुछ भी है उसके हकदार हो। विरासत। निंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारा अंदाजा सही है, गुरु मर चुके हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अनगिनत जेड स्क्रॉल पर नजर डाली। उसका चेहरा अभी भी ठंडा और शांत था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और थीं और आवाज बहुत धीमी। मर गया? निंग को यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, क्या वह सिथे के खिलाफ लड़ाई में मर गया? आप उनकी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। सफेद बालों वाला बुजुर्ग ठंडी हंसी हंसा। सिथ के खिलाफ हमारे महान युद्ध में कृषक सभ्यताएं जीत गईं, लेकिन अगर हम युद्ध हार भी जाते तो भी एक तानाशाह होने के नाते मेरे स्वामी उनके हाथों कभी नहीं मरते। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? निंग को सचमुच यकीन नहीं हो रहा था। एक औतार्क जो सभी साधक सभ्यताओं के शिखर पर था, किसी तरह मर गया। यह एक तरह की आत्महत्या थी। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बहुत हो गए सवाल। निंग कुछ स्तब्ध था। आत्महत्या का एक रूप, शासकों के पास अविश्वसनीय दाव हृदय होना चाहिए। कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? लेकिन फिर निंग को तुरंत समझ आ गया। आत्महत्या का एक रूप, इसका मतलब था कि यह सच्ची आत्महत्या नहीं थी, वरना संपत्ति आत्मा एक रूप जैसी विशेषण क्यों जोड़ती? हालांकि चूंकि संपत्ति आत्मा आगे कुछ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए निंग ने आगे इस तरह की पूछताछ नहीं की। वरिष्ठ, आप इस कनिष्ठ को बताएं कि इस संपत्ति का स्वामी कौन था। उसने मुझ पर जो कृपा की है, उसे देखते हुए मुझे उसका नाम जानना ही होगा, निंग ने कहा। मेरे गुरु की ताओवादी उपाधि बस जागृतिकर्ता थी। उन्हें ऑटॉप जागृतिकर्ता कहा जाता था। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। निंग तुरंत मुड़ा और अपने सामने पड़ी अनगिनत जेड पर्चियों के सामने घुटनों के बल बैठ गया, मानो अपने गुरु के सामने खड़ा हो। इस जूनियर का नाम डार्क नॉर्थ है। सीनियर, हालांकि आप पदवी से मेरे गुरु नहीं हैं, लेकिन व्यवहार से आप मेरे गुरु हैं। ये जूनियर आपके द्वारा मुझ पर किए गए उपकार को हमेशा याद रखेगा। निंग ने फिर 9 बार गंभीरता से प्रणाम किया, अपनी कृतज्ञता और उत्साह व्यक्त करने के लिए। निंग फिर खड़ा हो गया। आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ये देखकर धीरे से सिर हिलाया। गुरु ने आपको जो उदारता दिखाई है, वह ज्यादातर शिक्षकों द्वारा अपने शिष्यों को दिखाए जाने वाले परोपकार से कहीं बढ़कर है। गुरु के ज्यादातर शिष्यों को भी यह तकनीक देखने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ 2 को ही प्रवेश दिया गया था। निंग ने सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि सिथे तकनीकें हम साधकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं? पहले उन्हें नए सिरे से तैयार करना होगा। हमारे और सिथे के बीच कुछ बुनियादी अंतर हैं, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। हम बुनियादी स्तर पर बिल्कुल अलग हैं। वे एक अलग तरह के जीव थे, एक बहुत ही अनोखे जीव, और उनकी एक सभ्यता और संस्कृति थी जो सिर्फ उनकी थी। हम उनकी ज्यादातर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, बस कुछ छोटी मोटी तरकीबें ही हमारे पास हैं। निंग ने सिर हिलाया। बस पहले इन्हें पढ़ो, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निर्देश दिया, और ऐसा करने से पहले कसम खाओ कि यहाँ जो कुछ भी देखोगे उसे दूसरों तक नहीं पहुँचाओगे। निंग ने सिर हिलाया। एज्योर फ्लावर एस्टेट के स्वामी ऑटॉक अवेकना ने अपने ज्यादातर निजी शिष्यों को भी इस जगह को देखने की इजाजत नहीं दी थी। निंग भाग्यशाली था कि उसे इस जगह पढ़ने का मौका भी मिला। उसे अपनी मर्जी से इन तकनीकों को प्रसारित करने की इजाजत कैसे मिल सकती थी? ऑटॉक अवेकना को भी इन सभी तकनीकों को इकट्ठा करने में बहुत खून पसीना एक करना पड़ा था, और इस तरह निंग ने पढ़ने को समर्पित एक नया जीवन शुरू किया। वह अनगिनत जेड पर्चियों में डूब गया, जबकि उसके चारों ओर त्वरित समय का एक ऐसा क्षेत्र था जो सामान्य समय से 100 गुना तेज था।
उसने एक के बाद एक जेड पर्चियां याद कर लीं। ये सचमुच तकनीकों का एक विशाल सागर था और ये तकनीकें अलग अलग जातियों, अलग अलग लोगों और अलग अलग अन्य लोगों से आई थीं। ये अनगिनत शक्तिशाली साधकों के संचित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती थीं और निंग का क्षितिज सचमुच विस्तृत हो गया था। वास्तव में वह उन अन्य दाव के बारे में तेजी से गहरी समझ हासिल करने लगा था जिनमें वह काफी कुशल था, जैसे कि जल दाव और बिजली दाव। वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव और हाथ स्वॉर्ड कला के बारे में भी और अधिक जानकारी प्राप्त कर रहा था, जो दोनों ही अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थीं। केवल पढ़ना ही उसकी अंतर्दृष्टि को उन्नत करने के लिए पर्याप्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अनगिनत साधकों के संचित ज्ञान को पढ़ और आत्मसात कर रहा था। तकनीकों के इस सागर में डूबते ही निंग को खुद में बदलाव और रूपांतरण का एहसास होने लगा। एक नई नींव स्थापित हो रही थी। इन अनगिनत तकनीकों को पढ़ना और याद करना उसके लिए अपनी समझ के आधार को नाटकीय रूप से बढ़ाने का एक तरीका था। अभी तो उसने बस थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाद में वह हर तकनीक का विस्तार से अभ्यास करेगा, तब वह और भी निखर जाएगा। ये अनगिनत तकनीकें दाव साधना के लिए एक अकल्पनीय खजाने का प्रतिनिधित्व करती थीं। यही कारण था कि निंग को अपने गुरु के सामने घुटने टेकने और प्रणाम करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, मानो वह उनके सामने खड़ा हो। वह सचमुच कृतज्ञ महसूस कर रहा था। पहली बार निंग को लगने लगा कि उसके पास दावमज में सफल होने का मौका है। अब तक निंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो चुका था और अविश्वसनीय रूप से तेज पढ़ सकता था। उसे एक बार में सब कुछ पूरी तरह से पढ़ने में केवल 130 मिलियन वर्ष लगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर कालिक त्वरण के उपयोग को ध्यान में रखा जाए तो निंग ने वास्तव में पढ़ने में 13 बिलियन वर्ष से अधिक समय बिताया था। मैं पढ़ चुका हूँ। निंग ने आखिरी जेड पर्ची नीचे रख दी। उसका आभामंडल भी थोड़ा बदलने लगा था। वह ज्यादा संकोची और साधारण सा दिखने लगा था। पिछले लाखों वर्षों से पढ़ते हुए निंग को ऐसा लग रहा था मानो उसने सभी साधक सभ्यताओं के साथ साथ संपूर्ण सिथे सभ्यता की भी एक झलक पा ली हो। वह 2 संपूर्ण सभ्यताओं के संचित ज्ञान में डूबा हुआ था और अब उसे अपने आप पर जरा भी गर्व नहीं था। तो क्या हुआ अगर उसने ओमेगा दाव विकसित कर लिया था? इसमें इतना गर्व करने लायक क्या था? वह तो बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास संसार दाव लॉर्ड बनने से पहले कुछ विशेष विचार थे और उसे इतने सौभाग्यशाली अनुभव हुए कि वह ओमेगा दाव के मार्ग पर चल पड़ा। हेगेमन्स जरूरी नहीं कि उससे कम प्रतिभाशाली थे, बस उतने भाग्यशाली नहीं थे। और सम्राट हाथस्वॉर्ड जैसे लोग जिन्होंने हाथस्वॉर्ड कला विकसित की थी, वे भी एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। समग्र रूप से कृषक सभ्यताओं में बहुत अधिक संख्या में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। पढ़ना खत्म। सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग की आवाज गूंजी। निंग ने सिर उठाकर बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि पहले जो गर्व मुझे महसूस हुआ था वो बिल्कुल हास्यास्पद था। विभिन्न साधक सभ्यताओं के विशाल सागर में केवल ओटोक ही वास्तव में सर्वोच्च और पालौकिक हैं। बाकी सभी बिल्कुल सामान्य और साधारण हैं। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे महल के भीतर हवा में प्रकाश की अनगिनत धाराएं प्रकट हुईं। प्रकाश आगे बढ़ा और एक द्वार खोला जो एक गुप्त आयाम की ओर ले गया, और उस गुप्त आयाम से जेड पर्चियों की एक श्रृंखला और साथ ही एक चमकदार और आकर्षक ईश्वरीय क्रिस्टल निकला। ये ईश्वरीय क्रिस्टल किसी भी रत्न से कहीं ज्यादा चमकदार था। इसे देखकर निंग का दिल भी कांप उठा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, यहाँ ओमेगा दास के 11 स्क्रॉल हैं और साथ ही मेरे स्वामी का अपना दाव भी है। पुस्तक 36, अध्याय 27, दूसरा महल। जी निंग दंग रह गई। ईश्वरीय विरासत और ओमेगा दास से भरे 10 स्क्रॉल। एज्योर फ्लावर एस्टेट के स्वामी ऑटोक अवेटना का निंग के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, लेकिन सच तो ये था कि उन्होंने निंग के लिए किसी भी सामान्य गुरु से कहीं ज्यादा किया था। ओमेगा दाव के ये 11 स्क्रॉल 11 बेहद चमकदार दाव लॉर्ड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, इन सभी ने चौथे चरण के दाव लॉर्ड्स बनने के लिए प्रशिक्षण लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी दावमज में असफल रहे। इसके बावजूद वे अपने दास को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। आपको पहले मिले पहले वाले को भी शामिल करें, और आपने अपने लिए कुल 12 ओमेगा दाव स्क्रॉल जीत लिए हैं। ये सभी ओमेगा दाव तकनीकें हैं जो मेरे गुरु ने एकत्रित की हैं। वे सभी अपने दावमज में असफल हो गए। निंग को भारी दबाव का एहसास हुआ। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारा रास्ता भी ओमेगा दाव वाला ही होना चाहिए। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। निंग ने कितनी आसानी से आर्कन स्तर के संरक्षक को महल से बाहर कर दिया था। ये देखते हुए सफेद बालों वाला बुजुर्ग जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच गया था, किसी भी ओमेगा दाव के लिए दावमज बेहद बेहद मुश्किल है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, आखिरकार जो कोई भी ओमेगा दाव के लिए दावमज में सफल होता है उसे अकल्पनीय शक्ति प्राप्त होगी। ये समझ में आता है कि उसका दावमज बेहद मुश्किल है। निंग ने समझ में सिर हिलाया। संसार के सभी दाव लॉर्ड्स ने अलग अलग दाव चुने। ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा था। साधारण दाव लॉर्ड्स जो साधारण दाव पर चलते थे, उन्हें बस एक फूस की झोपड़ी बनानी थी। अगर वे दावमज में सफल भी हो जाते तो भी वे हमेशा उसी झोपड़ी में रहते। वे उसी अनुपात में कमजोर होते। हालांकि ओमेगा दाव के लिए एक विशाल महल का निर्माण आवश्यक था जो हजारों मीटर ऊंचा हो। इसका मतलब था कि उसे कहीं ज्यादा मजबूत नींव की जरूरत थी, और अगर साधक दावमज में असफल भी हो जाए तो भी वह उन कमजोर सम्राटों पर आसानी से हावी हो सकता था। चौथे चरण का दाव लॉर्ड बनने का मतलब था कि सभी बुनियादी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कोई भी किसी भी समय दावमज का प्रयास कर सकता था। अगर आप दावमज में असफल रहे तो आपका महल ढहने लगेगा।
अगर आप सफल हुए तो ये पूर्ण और शाश्वत होगा, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ एक रूपक था। अनंत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल करना किसी भी तथाकथित महल को बनाने से कहीं ज्यादा जटिल था। निंग ने ओमेगा दाव के सभी 11 स्क्रॉल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, फिर ईश्वर ज्ञान के क्रिस्टल को स्वीकार कर लिया। फुफ, ईश्वरीय अनुभूति उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिससे उसके मन में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया। निंग के मन में नीले रंग की किनारी वाले सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक का चित्र उभर आया। पहले तो वह युवक साधारण सा लगता था, लेकिन जितना ज्यादा उसे घूरता उतना ही वह बेहद आकर्षक लगता। एक अधिपति बनने के बाद उसके शरीर का हर एक इंच स्वाभाविक रूप से दाव की अकथनीय सुगंध से भर गया था। इस प्रकार की दाव सुगंध स्वाभाविक रूप से कमजोर साधकों में अदम्य आकर्षण की भावनाएं पैदा करती थी। वह सुंदर युवक एक साधारण से दिखने वाले अध्ययन कक्ष में खड़ा बच्चों के एक समूह को पढ़ा रहा था। निंग भी उन बच्चों में से एक बन गया था और वह आज्ञाकारी भाव से युवा जागृतकर्ता की बातें सुन रहा था। जल्द ही वह तस्वीर एक सैन्य शिविर में बदल गई। एक सैन्य अधिकारी अपने सैनिकों को भाले से प्रशिक्षित कर रहा था। सैन्य अधिकारी एक सुंदर युवक था, जबकि निंग एक सैनिक बन गया था। फिर दृश्य एक बर्बर जनजाति में बदल गया। इस जनजाति का नेतृत्व करने वाला जादूगर युवा आदिवासियों को शिक्षा दे रहा था, जिसमें निंग भी एक आदिवासी था और वह सुंदर युवक जादूगर था। एक के बाद एक दृश्य सामने आए। वे सभी साधारण लग रहे थे, लेकिन उनमें एक अवर्णनीय आभा थी। समय एक खरब साल की तरह बीतता गया। निंग एक नश्वर के रूप में शुरू हुआ, एक साधक बना और अब एक हेगेमोन था। वह सुंदर युवक शून्य में खड़ा था, उसके पीछे साधकों का एक समूह खड़ा था। उन सभी की आभाएं आधिपत्य स्तर पर थीं, जिनमें निंग भी शामिल था। फुफकार, उस सुंदर युवक ने अपनी आस्तीनें लहराईं, जिससे निंग और अन्य साधकों की ओर एक साधारण सी हवा का झोंका आया। हालांकि इस हल्की हवा की शक्ति अचानक आसमान छूकर अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गई। हवा ने तुरंत ही अपनी शक्ति का एक अकल्पनीय स्तर छू लिया, जिसने निंग और अन्य साधकों को तुरंत नष्ट कर दिया। हालांकि निंग और अन्य साधक फिर से प्रकट हुए। यह मेरा दाव है। आप सबने जो कुछ भी देखने लायक था देख लिया, अब आप जा सकते हैं दूर। उस सुंदर युवक ने मुस्कुराते हुए समूह की ओर धीरे से हाथ हिलाया। निंग अचानक होश में आया। तुम जाग गए? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। मैं जाग गया हूँ, निंग ने कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 1 खरब साल बीत गए हैं, लेकिन मैं स्थानीय स्पेस टाइम से महसूस कर सकता हूँ कि असल में सिर्फ एक दिन ही बीता है। निंग के दिल में अवर्णनीय भावनाएं उमड़ रही थीं। विरासत को स्वीकार करने की प्रक्रिया में उसे बचपन से लेकर एक हेजेमोन बनने तक का प्रशिक्षण मिला था। ऑटो कवेक्ना ने सचमुच अपना दाव प्रदर्शित किया था, लेकिन उसने ऐसा अनगिनत प्रदर्शनों के जरिए किया था मानो खरबों साल लग गए हों। निंग को उसके प्रति गहरा लगाव महसूस हुआ, मानो ऑटोक सचमुच उसका गुरु और अग्रज हो। जब उसने सोचा कि ऑटो कवेक्ना पहले ही कैसे मर चुका है, तो निंग के दिल में एक गहरा दुख हुआ। आप पहले महल में देखने लायक सब कुछ देख चुके हैं, अब आप दूसरे महल में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि अंतिम महल है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। दूसरा महल? निंग चौंक गया। पहले महल में पहले से ही अनगिनत तकनीकें मौजूद थीं जो साधक सभ्यताओं से जुड़ी थीं, और यहाँ तक कि अनगिनत रेट्रोफिटेड सिथे तकनीकें भी थीं। यहाँ तक कि इसमें ओमेगा दाव और ऑटो कवेक्ना का अपना दाव भी था। दूसरे महल में क्या हो सकता है? मेरे पीछे आओ। सफेद बालों वाला बुजुर्ग आगे बढ़ा। हाँ, निंग पीछे पीछे आया। वे महल के इस हॉल के अंत तक गए, जहाँ दीवारों में एक रास्ता दिखाई दिया। वे उस रास्ते में दाखिल हुए और दूसरे हॉल में पहुंच गए। निंग देख सकता था कि दूसरा हॉल साफ तौर पर बहुत छोटा था, लगभग 300 मीटर आकार का। इसे 8 त्रिग्रामों के सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया था और चारों दीवारें किताबों की अलमारियों और जेड स्क्रॉल से भरी थीं। हालांकि यहाँ जेड स्क्रॉल ज्यादा से ज्यादा दसियों हजार में थे। वास्तव में यहाँ पिछले हॉल की तुलना में बहुत कम थे। क्या यहाँ इससे भी बेहतर तकनीकें हैं? निंग हैरान था। तुम 2 अलग अलग सभ्यताओं की सभी तकनीकों को पहले ही देख चुके हो। तुम और कौन सी बेहतर तकनीकों की उम्मीद कर रहे हो? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की तरफ देखा। तो फिर ये जेड स्क्रॉल। निंग ने आसपास के क्षेत्र को घूरा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने दूसरे हॉल के बिल्कुल बीचों बीच 8 त्रिग्रामों के केंद्र की ओर इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, बीच की जमीन ऊपर की ओर उभरने लगी और एक पत्थर के मंच में तब्दील हो गई, जिसका आकार 8 त्रिग्रामों जैसा था और साफ तौर पर ध्यान की चटाई के रूप में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। पत्थर का मंच काला था और उसकी सतह पर सफेद रोशनी के कुछ कण चमक रहे थे। वहां बैठो। निंग को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। ऑटो कवेक्ना कितना शक्तिशाली था और एज्योर फ्लावर एस्टेट के वार्ड कितने शक्तिशाली थे, ये देखते हुए एस्टेट स्पिरिट के लिए उसे मारना आसान था। यहाँ तक कि हेगेमोन भी आसानी से मारे जा सकते थे। निंग को किसी भी चाल या जाल की जरा भी चिंता नहीं थी। निंग वहां गया और फिर पत्थर के मंच के ऊपर कमल की मुद्रा में बैठ गया। फुफ, एक हड्डियां कंपा देने वाली ठंड ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। निंग कांप उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सच्ची आत्मा की सोच की गति आसमान छू रही थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेज सोचने में सक्षम था। मेरे गुरु ने इस एज्योर फ्लावर एस्टेट को बनाने में अनगिनत मेहनत की है, और इसका हृदय ये पत्थर का मंच है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पत्थर के मंच की ओर इशारा करते हुए कहा। इस एस्टेट की अनगिनत संरचनाओं ने अपनी शक्ति इसमें समाहित कर ली है, जिससे यह एक अविश्वसनीय सहायक प्रभाव सुनिश्चित करता है। इस पर बैठना निरंतर बोध की प्रज्ञा अवस्था में रहने जैसा है।
निंग ने सिर हिलाया। जब वह इस पत्थर के मंच पर बैठा तो इसका प्रभाव वास्तव में पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान से कहीं ज्यादा प्रबल था। निंग पत्थर के मंच को देखने के लिए अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सका। यह अविश्वसनीय और अद्भुत था। इस पत्थर के मंच के साथ वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से दाव की साधना कर सकेगा। बहुत संभव है कि दावमज में भी उसकी संभावनाएं थोड़ी बेहतर हो जाएं। मेरे गुरु ने मूल रूप से इस पत्थर के चबूतरे का निर्माण अपने लिए किया था। उन्होंने इसके ऊपर साधना करते हुए अपना समय बिताया और इसे बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अब उन्होंने इसे उन लोगों पर छोड़ दिया है जो कर्म और भाग्य से इस स्थान से जुड़े हैं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने देखा कि निंग ने उत्साह से अपना सिर नीचे किया और पत्थर के चबूतरे को हल्के से सहलाया, फिर आगे बोला, अब जब तुम सभी परीक्षाओं में सफल हो गए हो तो जब तक जीवित हो इस पत्थर के चबूतरे का उपयोग कर सकते हो। मुझे संदेह है कि अगले 108,000 अराजकता चक्रों में कोई दूसरा नियति प्राप्त व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। निंग ने उत्साह से सिर हिलाया। ये सचमुच एक सर्वोच्च और अद्वितीय खजाना था। पहले शांत हो जाओ। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओ तो मैं तुमसे कुछ और बात करूंगा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ठीक है। निंग को एहसास हुआ कि उसका दिल अभी भी कांप रहा था। उसने पहले 2 अलग अलग सभ्यताओं की अनगिनत तकनीकों को देखा था, फिर इस पत्थर के मंच की खोज की थी जो पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान से कहीं बेहतर था। निंग स्वाभाविक रूप से सदमे में था। काफी देर बाद निंग आखिरकार शांत हुआ। उसने सफेद बालों वाले बुजुर्ग की तरफ देखा। उसका मन शांत था। अब जब तुम शांत हो गए हो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। मेरे गुरु ने इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों छोड़ दी और तुम्हें इन सभी तकनीकों को देखने की अनुमति क्यों दी? इसकी वजह उनकी एक आखिरी मरते हुए इच्छा थी, एक अंतिम इच्छा। निंग स्तब्ध रह गया। हाँ, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तुम्हें पहले ही 9 स्पेस तकनीक का प्रशिक्षण ले लेना चाहिए था, है ना? 9 स्पेस तकनीक? निंग चौंका। वे 9 अराजकता मोहरें, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया। मेरे गुरु ने 9 अराजकता मोहरें बनाई। ये आपको अपनी चेतना के सागर में एक बिल्कुल नया स्थान बनाने की अनुमति देती हैं जहां एक नीला फूल खिलेगा। ये 9 स्थान क्षेत्र है। यह अमर ऊर्जा, दिव्य शक्ति, हृदय शक्ति और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं को एक धुंध जैसी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। मेरे गुरु ने निरंकुशता प्राप्त करने के बाद अनगिनत वर्षों में जितनी भी तकनीकें बनाई उनमें से यह उनके लिए सबसे गर्व की बात है, लेकिन साथ ही उनका सबसे बड़ा अफसोस भी। यहाँ तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उन्हें इस तकनीक पर अफसोस था। पुस्तक 36 अध्याय 28 10 तकनीकों का निर्माण। उसका सबसे बड़ा अफसोस। जी निंग थोड़ा उलझन में थी। 9 अराजकता मोहरें वाकई अद्भुत थीं। वे उसकी हृदय शक्ति, उसकी दिव्य शक्ति, उसकी अमर ऊर्जा और यहाँ तक कि बाहरी दुनिया की अराजकता ऊर्जा को भी रूपांतरित करने में सक्षम थीं। इससे उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा कहीं अधिक शुद्ध हो गई और आत्मा के लिए अत्यंत पौष्टिक थी। क्या यह उत्तम नहीं था? हाँ, उसका सबसे बड़ा अफसोस। गुरु को हमेशा इस तकनीक पर अफसोस होता था और वे इससे नाखुश थे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। 9 स्पेस तकनीक में कई अंतर्निहित दोष हैं। उदाहरण के लिए, कोई इसे विश्व स्तर तक पहुंचने से पहले ही निपुण कर सकता है, अन्यथा चेतना के सागर के भीतर 9 स्पेस क्षेत्र स्थापित करने का कोई तरीका नहीं होगा। एक और उदाहरण के लिए, धुंध ऊर्जा शरीर को छोड़ ही नहीं सकती। निंग ने सिर हिलाया। ये सच था और यही वजह थी कि पहले वह हमेशा नजदीकी मुकाबले पर निर्भर रहता था। हालांकि जितना ज्यादा शक्तिशाली होता, दांव पर उसकी महारत उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती। अब तक नीला पुष्प धुंध ऊर्जा से उसे मिली अतिरिक्त शक्ति नगण्य हो गई थी, लेकिन ये सब छोटी मोटी खामियां हैं। अगर गुरु थोड़ा और प्रयास करें तो वे इन्हें सिद्ध कर पाएंगे, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। इस तकनीक का सबसे बड़ा दोष ये है कि 9 स्थान क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा संसार डाउनलोड्स की शक्ति को परिवर्तित कर सकता है। शाश्वत सम्राटों की दिव्य शक्ति, हृदय शक्ति और अमर ऊर्जा को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। निंग दंग रह गया। अनंत स्तर की ऊर्जाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार ये तकनीक केवल शाश्वत सम्राट स्तर से नीचे के साधकों के लिए ही उपयोगी है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मेरे गुरु की मूल योजना कुल 12 अराजकता मोहरें बनाने की थी। ये तकनीक न केवल शाश्वत सम्राटों की ऊर्जाओं को परिवर्तित करने में सक्षम होगी, बल्कि यह ऑटॉक्स की ऊर्जाओं को भी परिवर्तित करने में सक्षम होगी। तभी इस तकनीक को पूर्ण माना जाएगा। अगर यह किसी ऑटॉक की ऊर्जा को परिवर्तित कर सके तो यह ऑटॉक्स के लिए भी बहुत लाभदायक होगी। निंग सिर्फ सिर हिला सका। उसे समझ नहीं आया कि ऑटॉक्स असल में क्या करने में सक्षम है, लेकिन अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने में सक्षम होना काफी मददगार जरूर रहा होगा। मेरे गुरु ने ये तकनीक इसलिए बनाई क्योंकि सिथे जाति एक ऐसे ऊर्जा स्रोत पर निर्भर थी जो बहुत शुद्ध था और इस धुंध ऊर्जा के समान था, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। सिथे जाति का हर सदस्य, सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक, आपकी धुंध ऊर्जा जैसी किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करता था। निंग दंग रह गई। वे दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, नहीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनके ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल उसी तरह किया जा सकता है जैसे दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उन्हें दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा की क्या जरूरत है? निंग अब सचमुच दंग रह गया। ऐसा लग रहा था मानो सिथे वास्तव में साधकों से मौलिक रूप से भिन्न थे, यहाँ तक कि उनकी तकनीकें भी पूरी तरह से अलग थीं। शायद दाओ हॉट या विटालिस
कलाओं जैसी कुछ सरल तकनीकें ही थीं जिनका उपयोग दोनों पक्ष कर सकते थे। यही कारण था कि सम्राट वेव शिफ्ट ने दाओ हॉट या विटालिस तकनीकों को नष्ट किए बिना क्रिम्सन वेव मंदिर को अपने घर में स्थानांतरित कर दिया था। एक पूरी तरह से नई साधना प्रणाली बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। गुरु ने दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा, हृदय शक्ति और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाओं को इस धुंध ऊर्जा में विलीन करने का तरीका खोजने के लिए अनगिनत युगों तक अकेले ही परिश्रम किया। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, ये गुरु का सबसे बड़ा लक्ष्य था और उन्होंने इसमें अपना पूरा प्रयास लगा दिया। उन्होंने साधक सभ्यताओं में तकनीकों की खोज की और हमारे उपयोग के लिए अनगिनत सिद्ध तकनीकों को भी परिष्कृत किया, लेकिन उनका असली लक्ष्य अभी भी 9 अराजकता मोहरों का निर्माण करना था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। गुरु अब मर चुके हैं और उन्हें इस तकनीक के लिए मरते दम तक पछतावा रहा, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उनके उत्तराधिकारी 10वीं अराजकता मोहर बनाने में सक्षम होंगे और शायद उनकी कल्पित 11वीं और 12वीं अराजकता मोहरों को साकार करने में उनकी मदद करेंगे। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, अगर तानाशाह भी नाकाम हो गया तो हम उत्तराधिकारी कैसे कामयाब हो सकते हैं? किसी भी साधक को कम मत आंको। गुरु अपनी प्रतिभा के कारण ही नहीं बल्कि अपने अनगिनत सौभाग्य के कारण भी एक अवतार बन पाए। तुम कनिष्ठ लोग मेरे गुरु से कम प्रतिभाशाली नहीं हो और वास्तव में तुम स्वयं संसार दाव लॉर्ड स्तर पर एक ओमेगा स्वॉर्ड दाव विकसित करने में सक्षम थे। जब मेरे गुरु संसार दाव लॉर्ड थे तो वे तुम्हारे बराबर भी नहीं थे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, कुछ ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो जो मेरे गुरु शायद न कर पाएं। निंग को ज्ञान प्राप्त हो गया था। वास्तव में प्रत्येक अत्यंत प्रतिभाशाली साधक के अपने अनुभव और अंतर्दृष्टियां थीं और वे उन विभिन्न विचारों को ध्यान में रखकर तकनीकें बनाते थे। ऑटोक अवेकना असफल हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सभी साधक असफल होंगे। गुरु कभी यहाँ कई वर्षों तक रहे थे और तरह तरह की तकनीकें विकसित की थीं। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने ज़ेड स्क्रॉल के ढेर की ओर इशारा किया। ये विभिन्न साधना तकनीकें हैं जो गुरु ने एकत्रित की थीं। इनमें नश्वर प्राणियों के लिए कई तकनीकें शामिल हैं। ये आधार, स्वर्ण कोर और नवजात आत्मा साधकों के लिए हैं। वहाँ जो हैं वे यिन ईश्वर, वज्र क्लेश और यांग ईश्वर साधकों के लिए हैं, और वे कोर निर्माण, 9 चक्र और सत्य स्तर के साधकों के लिए हैं। यहाँ सभी प्रकार की साधना तकनीकें हैं और वे साधना के विभिन्न मार्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि अंततः सब कुछ दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा के मार्ग की ओर संकेत करता है। गुरु की मूल योजना बिल्कुल नए सिरे से साधना की एक पूरी तरह से नई प्रणाली बनाने की थी, लेकिन ये बहुत कठिन था। इसलिए अंततः उन्होंने 9 अराजकता मोहरें विकसित की। इन ज़ेड स्क्रॉल में नई तकनीकों के निर्माण के बारे में गुरु के कई विचार और साथ ही उनके द्वारा सोचे गए अन्य रास्ते भी शामिल हैं। निंग अपने आसपास किताबों की अलमारियों पर रखे हजारों ज़ेड स्क्रॉल को घूर रहा था। वह कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था कि कैसे ऑटोक अवेकना कभी पत्थर के मंच पर बैठकर बेहतर तकनीकें बनाने के तरीकों पर चिंतन कर रहे होंगे। वह एक प्रतिष्ठित ऑटोक था और उसे मरते दम तक इस तकनीक का पछतावा था। निंग भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि ये बात समझ में आती थी, एक ऑटोक के रूप में अवेकना पूरी तरह से और सचमुच अजेय था। वह आसानी से वैकल्पिक ब्रह्मांड भी बना सकता था। ऑटोक बोलिन ने एओनियन जाति का निर्माण किया था। जहां तक ऑटोक अवेकना की बात है, उसने अपनी पूरी कोशिश एक ऐसी तकनीक बनाने में लगा दी थी जो ऑटोक स्तर की ऊर्जाओं को परिवर्तित कर सके। अफसोस, ऑटोकों को बेहद अकेला होना पड़ा। अजेय होने का मतलब सचमुच अकेला होना था। एक दावलॉर्ड के रूप में जो परीक्षाओं में सफल रहा, तुम अपने साथियों के बीच सचमुच एक चमकदार व्यक्तित्व हो। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे गुरु को उनके सबसे बड़े सपने को पूरा करने में मदद कर सकोगे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। अगर तुम 10वीं अराजकता मोहर बना सको तो काफी होगा, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। निंग ने सिर हिलाया। राजकीय मंच पर विराजमान होने के कारण निंग निरंतर आत्मज्ञान की अवस्था में था और उसके मन में अनगिनत अंतर्दृष्टियां कौंध रही थीं। हालांकि जितना अधिक वह 9 अराजकता मोहरों के बारे में सोचता, उतना ही उसे यह अथाह और अद्भुत लगता। निंग अपने आप को सच्ची श्रद्धा से भर लेने से नहीं रोक पाया। ऐसी तकनीक बनाने में सक्षम कोई भी व्यक्ति सचमुच अकल्पनीय था। वह इसमें और सुधार कैसे कर सकता था? निंग ने वहां कई घंटों तक विचार किया, फिर अंततः बोला, ये बहुत कठिन है। हाँ, बेशक ये मुश्किल है। गुरु ने इस पर अनगिनत घंटे लगाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये इतनी आसानी से कैसे हो गया? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आगे कहा। इसीलिए गुरु आपकी मदद के लिए एक खजाना छोड़ गए हैं। निंग ने ध्यान से सुना। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम्हें 10 अलग अलग तकनीकें बनानी होंगी, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। चूंकि तुम एक दावलॉर्ड हो, हर एक तकनीक की जटिलता और गहराई आर्कन स्तर तक पहुंचनी चाहिए। 10 अलग अलग तकनीकें, जिनमें से प्रत्येक आर्कन स्तर की होनी चाहिए। निंग हैरान रह गया। ठीक है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। एक दावलॉर्ड के तौर पर अगर आप 10 अलग अलग आर्कन स्तर की तकनीकें बना सकते हैं तो यह इस बात का सबूत माना जाएगा कि आप नई तकनीकें बनाने में काफी प्रतिभाशाली हैं। उस स्थिति में मैं आपको वह दूसरा खजाना दे सकता हूं जो गुरु ने पीछे छोड़ा था, और यह आपके बहुत काम आएगा। मुझे सिर्फ एक खजाने के लिए 10 तकनीकें बनानी होंगी। निंग को लगा जैसे ऑटोक अवेकना की जरूरतें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन मूल 9 कैओस सील्स के साथ 10वीं कैओस सील बनाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। निंग ने सिर हिलाया। 10वीं अराजकता मोहर शाश्वत सम्राटों को अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करने की अनुमति देगी,
लेकिन निंग के सामने सबसे बड़ी समस्या इस समय दावमच थी। ये खजाना बेहद कीमती है। ये साधकों के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर आपके जैसे दावमच का सामना करने वालों के लिए। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने रहस्यमय ढंग से कहा। यहाँ तक कि ऑटोक भी इसे देने के लिए बहुत अनिच्छुक था। इसलिए उसने जोर देकर कहा कि तुम अपनी योग्यता साबित करने के लिए 10 तकनीकें बनाओ, तभी वह तुम्हें खजाना देगा, वरना ये तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। मेरे गुरु अपने संसाधनों को ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। ये दावमच का सामना करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। निंग की आंखें चमक उठीं। ठीक है, सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंसा। वह जानता था कि यही बात दावलॉर्ड्स को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। हर एक दावलॉर्ड किसी ऐसी चीज के आकर्षण का विरोध नहीं कर पा रहा था जो दावमच में उनकी मदद कर सके। साधकों को साधना में सहायता करने के मामले में इसे संपूर्ण कैओस्वज में प्रथम स्थान प्राप्त है, और यह स्वाभाविक रूप से दावमच तक भी विस्तारित है। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, यह नंबर 1 पर है। वोइडजी जेडसील के बारे में क्या? निंग ने पूछा। मैंने इन चीजों के बारे में सुना है। इन्हें केवल सम्राट ही बना सकते हैं जो अंकगणित के दाव में अत्यंत प्रतिभाशाली हों, लेकिन ये आप जैसे साधकों के लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रशिक्षण लेते हैं, है ना? सफेद बालों वाले व्यक्ति ने आगे कहा। कितनी भी शून्य सागर की जेडसीलें आपके लिए इस खजाने जितनी उपयोगी नहीं होंगी। हालांकि आपको पहले तकनीक बनाने में अपनी कुशलता साबित करनी होगी, तभी मैं इसे आपको दूंगा। 10 तकनीकें, सभी आर्कॉन स्तर की। निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं 10 तकनीकें बनाऊंगा। और इसलिए निंग ने 3 लोगों के बाहर एज्योर फ्लावर एस्टेट में अकेले ही नई तकनीकों का निर्माण करना शुरू कर दिया। वह पहले ही अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ चौथे चरण तक पहुंच चुके थे, और इसलिए इसे उनकी पहली आर्कॉन स्तरीय तकनीक के रूप में गिना गया। उसकी हार्ट फोर्स रेडिकेटर तकनीक भी बेहद शक्तिशाली थी और शक्ति में आर्कॉन स्तर की थी, लेकिन उसके अंतर्निहित रहस्य ओमेगा स्वॉर्ड दाव पर आधारित थे, इसलिए उसकी गिनती नहीं होती थी। हालांकि ड्रीम स्टार कला एक प्रकार की भ्रामक कला थी जो केवल सर्वोच्च दावलॉर्ड स्तर की थी। ये बहुत कमजोर थी, इसकी गिनती नहीं होती थी। इस प्रकार निंग ने अभी तक केवल एक ही आर्कन स्तरीय तकनीक ओमेगा स्वॉर्ड दाव बनाई थी। उसे 9 और तकनीकें बनानी थी, तभी जागीर की आत्मा उसे एक प्रतिभाशाली तकनीक निर्माता के रूप में स्वीकार करेगी। सौभाग्य से निंग को साधकों और सिथे द्वारा रचित अनगिनत तकनीकों को देखने का अवसर मिला था, और वह उस पत्थर के मंच पर विराजमान था। वह निरंतर प्रज्ञा अवस्था में था, इसलिए उसने अपने ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसका पहला लक्ष्य अपनी ड्रीम स्टार कला को पूर्ण करना था, क्योंकि वह पहले ही सर्वोच्च डाउनलॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसे बस इसे एक पूर्ण स्तर तक उन्नत करने की आवश्यकता थी, और यह शक्ति के आर्कॉन स्तर पर पहुंच जाएगी। पुस्तक 36 अध्याय 29 एक अराजकता चक्र। योजना बनाना आसान था, लेकिन उसे क्रियान्वित करना अत्यंत कठिन था। चूंकि एज्योर फ्लावर एस्टेट के स्वामी ऑटोक अवेकना ने तय कर लिया था कि 10 आर्कन स्तरीय तकनीकें बनाना ही वह परीक्षा है जिससे डाउनलॉर्ड्स को गुजरना होगा, इसलिए जीनिंग के लिए इसे पूरा करना आसान नहीं था। डाउनलॉर्ड फेडरेस एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार हार्टफोर्स कल्टीवेटर और डाउनलॉर्ड थी, लेकिन उसने केवल एक ही सर्वोच्च तकनीक फेडरेस सोल्ट्रोल मेलोडी बनाई थी। निंग को अब भी वही करना था, लेकिन इसके लिए ब्रह्म की कला में पर्याप्त गहरी पकड़ की आवश्यकता थी। अगर उसने पर्याप्त अनुभव हासिल नहीं किया होता तो वह ऐसी तकनीक बनाने में असमर्थ होता। ब्रह्म सफेद वस्त्र पहने निंग पत्थर के मंच पर बैठा था। उसकी सतह पर रूम घूम रहे थे, जैसे समय बाहरी दुनिया की तुलना में 100 गुना तेज चल रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान कर रहा था। एक के बाद एक तकनीकें उसके दिमाग में कौंध रही थीं। ये सभी हृदय बल ब्रह्म की विभिन्न तकनीकें थीं जिन्हें साधक सभ्यताओं और सिथे सभ्यता ने रचा था। हार्टफोर्स एक बहुत ही रहस्यमयी प्रकार की ऊर्जा थी। यह अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के साथ विलीन हो सकती थी और व्यक्ति की शक्ति को विस्फोटक स्तर तक बढ़ा सकती थी। निंग केवल आर्कॉन स्तर के ज्ञानोदय पर था, लेकिन हार्टस्वॉर्ड कला के 12वें रुख ने उसे लगभग सभी अन्य आर्कॉन से ऊपर खड़ा कर दिया। वह हेगेमॉन स्तर की शक्ति के बेहद करीब था। हार्टफोर्स की यही अद्भुत विशेषता थी। हार्टफोर्स ब्रह्म भी बदले में बेहद आम थे। साधकों और सिथे दोनों ने कई अलग अलग प्रकार के हृदय बल ब्रह्म पैदा किए थे। क्या ब्रह्मों का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? निंग लगातार एक के बाद एक भ्रमात्मक तकनीकों का विश्लेषण करता रहा। सबसे कमजोर तकनीकें आर्कॉन स्तर पर थीं, सबसे मजबूत तकनीकें हेगेमॉन स्तर पर थीं, और कुछ तो उससे भी ज्यादा गहन थीं। पहले निंग ने उन्हें सिर्फ पढ़ा और याद किया था, अब वह उनका सही मायने में विश्लेषण कर रहा था। जैसे जैसे उसका विश्लेषण गहरा होता गया, निंग ने ब्रह्म की कला में लगातार गहरी नींव जमानी शुरू कर दी, और उसकी ड्रीम स्टार कला भी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे निखरने लगी। हर एक मायावी कला अपने भीतर गहरे रहस्य छिपाए हुए थी। हालांकि पत्थर के मंच ने उसे निरंतर प्रज्ञा अवस्था में रहने दिया, फिर भी निंग को हर एक तकनीक का पूरी तरह से विश्लेषण और विच्छेदन करने में बहुत लंबा समय लगा। आसान तकनीकों में से केवल 10 लाख साल लगे, जबकि सबसे लंबी तकनीकों में 10 करोड़ से भी ज्यादा, और यह सब उसने केवल आर्कन स्तर तक ही किया था। फिलहाल वह ज्यादा गहरे रहस्यों का विश्लेषण करने में पूरी तरह असमर्थ था। कुल मिलाकर निंग को सभी मायावी कलाओं का विश्लेषण पूरा करने में 56 अरब साल से ज्यादा लग गए। अगर पत्थर का मंच न होता तो शायद उसे 10,000 गुना ज्यादा समय लग जाता। इसके बाद निंग ने अपनी प्राप्त विभिन्न अंतर्दृष्टियों को छांटना और व्यवस्थित करना शुरू किया।
वह उन्हें एक साथ मिलाने लगा, एक ऐसी भ्रामक कला बनाने की कोशिश में जो सिर्फ उसकी और सिर्फ उसकी हो। इतनी सारी नई अंतर्दृष्टियां प्राप्त करने के बाद वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी ड्रीम स्टार कला बहुत ही सरल और अपरिष्कृत थी। दरअसल निंग को लगा कि इसके सबसे बुनियादी आधार में ही कुछ बुनियादी खामियां थीं। इसलिए उसने पूरी तरह से शुरुआत करने और अपने भ्रमों को रचने का फैसला किया। 3 अरब वर्ष और बीत गए, जिस समय निंग ने अपनी सभी अंतर्दृष्टियों को छांटना और उन्हें एक नई भ्रामक कला में मिलाना समाप्त किया, जिसे उन्होंने अनफिटेड ड्रीम लेंस नाम दिया। महल के अंदर दूसरे हॉल में पत्थर के मंच के ऊपर निंग अभी भी पद्मासन में विराजमान था, लेकिन उसका व्यवहार और आभा दोनों कुछ बदल गए थे। पहले इस श्वेत वस्त्रधारी युवक की आभा राजसी और संयमी थी, लगभग किसी म्यान में छिपी तलवार की तरह। जब उसे निकाला जाता तो उसकी तीक्ष्णता पूरी तरह प्रकट हो जाती। हालांकि अब निंग की आभा थोड़ी क्षणभंगुर और भूतिया हो गई थी। वह एक बहते बादल, हवा के झोंके, फड़फड़ाते पत्ते, अंधेरे को चीरती हुई गर्म धूप की किरण जैसा था। जो साधक उसे देखते उन्हें बहुत सुकून मिलता और उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से निंग के प्रति बहुत अच्छा भाव होता। यहाँ तक कि जो साधक पहले घबराए हुए या उदास थे, वे भी निंग को देखकर बहुत अधिक आराम महसूस करते। स्वतंत्र और उन्मुक्त होना साधकों के लिए ये बहुत दुर्लभ है। हालांकि मैं अपनी भ्रांतियों में पूर्ण उन्मुक्त स्वतंत्रता पा सकता हूँ। निंग मुस्कुराया। इन्फेटेड ड्रीम लेंस, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके महत्वपूर्ण भाग इन्फेटेड और ड्रीम लेंस शब्दों में निहित हैं। स्वप्न भूमि निंग भ्रमों के भीतर सपनों की एक कृत्रिम दुनिया बसाता था और निंग ही इस दुनिया के तत्वों की कल्पना और डिजाइन करता था। दरअसल निंग अपने वास्तविक हृदयलोक में एक विशेष क्षेत्र भी स्थापित कर सकता था और उसका उपयोग अपने स्वप्न भूमि के स्वरूप का अनुकरण करने के लिए कर सकता था। निंग का लक्ष्य स्वप्न भूमि को यथासंभव वास्तविक और साथ ही घातक आकर्षण से भरपूर बनाना था। फिर वह प्रत्येक लक्ष्य के अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करता था। अनियंत्रित, इसका अर्थ था कि कैसे लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को अनजाने में ही भ्रमों से मोहित करना था। कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता था। केवल तभी जब आप अपने शत्रु के दाव हृदय की गहराई में उत्पन्न प्राकृतिक प्रतिरोध को कम कर पाते, तभी आप शत्रु के लिए अपने भ्रमों से बचना और कठिन बना पाते। जरा सोचिए, ऐसा क्यों था कि ज्यादा सती भ्रम भी अक्सर लोगों के दिलों की कमियों पर केंद्रित होते थे। उदाहरण के लिए निंग अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने की गहरी इच्छा रखता था, इसलिए निंग पर लक्षित भ्रम अक्सर यूवेई की छवियां गढ़ते थे और निंग को उसके साथ पुनर्मिलन का अवसर देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग किसी भी चीज से ज्यादा यही देखना चाहता था, जिससे उसका दाव हृदय इसके प्रति कम प्रतिरोधी हो जाता था। अगर निंग का दाव हृदय कमजोर होता तो वह भ्रमों के आगे झुक सकता था और लंबे समय तक उनमें फंसा रह सकता था, जिससे उसकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती थी। विशेषज्ञों के बीच एक द्वंद्व में एक पल की नींद मौत का कारण बन सकती है। अनफेटेड और ड्रीम लेंस शब्द अनफेटेड ड्रीम लेंस के केंद्रक के रूप में कार्य करते थे, जो बाद में अनगिनत रहस्यमय और गहन भ्रमों में बदल गए। वरिष्ठ निंग ने कहा। हम दूर बैठे सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने निंग की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। ये रही दूसरी तकनीक। निंग ने एक जेड स्क्रॉल निकाला, जिस पर निंग द्वारा रची गई हृदय बल भ्रम तकनीक इन्फेटेड ड्रीम लेंस के बारे में जानकारी दर्ज थी। जेड स्क्रॉल उड़कर सफेद वस्त्रधारी वृद्ध के सामने तैरने लगा। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने इसे स्वीकार किया, ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। तुमने आधे से थोड़ा ज्यादा अराजकता चक्र बिताया है और आर्कन स्तर की एक भ्रामक कला बनाने में कामयाब हो गए हो। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लगता है तुम्हें सचमुच 10 जरूरी तकनीकें बनाने का मौका मिल सकता है। निंग ने बताया, मैं हमेशा से ही हृदय बल में कुशल रहा हूँ, जिससे उन भ्रमों का विश्लेषण करना काफी आसान हो गया। जहाँ तक दूसरे दाव की बात है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं बिल्कुल भी कुशल नहीं हूँ। उनके लिए तकनीकें बनाना निश्चित रूप से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। वह तलवार के दाव में सबसे ज्यादा कुशल था। उसने एज्योर फ्लावर एस्टेट पहुंचने से पहले ही ओमेगा तलवार दाव का चौथा चरण बना लिया था। वह हृदय बल के प्रति थोड़ा कम संवेदनशील था, लेकिन पत्थर के मंच के प्रभाव से वह लगभग 60 अरब वर्षों के बाद इस तकनीक को विकसित करने में सक्षम हो पाया। हालांकि यदि आप अस्थायी त्वरण को भी ध्यान में रखें तो उसने वास्तव में आधे से अधिक अराजकता चक्र बिताया था। अंततः हमारे पास इस बारे में विशिष्ट जानकारी है कि एक अराजकता चक्र कितना लंबा होता है। चूंकि हम जानते हैं कि अस्थायी त्वरण 100 गुना था, इसका मतलब है कि 6 खरब वर्ष लगभग आधा अराजकता चक्र है, जिसका अर्थ है कि एक पूरा अराजकता चक्र 10 खरब वर्षों का होता है। अंततः वह इन्फेटेड ड्रीम लेंस तकनीक विकसित करने में सक्षम हो गया। जब साधकों ने अपने जीवनकाल की गणना की तो उन्होंने त्वरित समय में बिताए गए सभी वर्षों सहित वास्तविक समय के आधार पर गणना की। अब तक निंग ने वास्तविक समय प्रशिक्षण में आधे से ज्यादा अराजकता चक्र बिता लिया था। इसके बाद निंग को जल के दाव और बिजली के दाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी थी। उसके बाद अग्नि के दाव और फिर अंतरिक्ष, काल, पृथ्वी और कुछ अन्य के दाव। सच तो ये है कि साधक आमतौर पर एक ही दाव पर ध्यान केंद्रित करते थे और कई अन्य दाव पर समय बर्बाद नहीं करते थे। अगर आप किसी एक दाव में बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते तो आपको गति तकनीकें, अभेद्य रूप, रक्षात्मक क्षमताएं, आक्रामक क्षमताएं और भी बहुत कुछ हासिल हो जाता। ये सभी दाव के लिए सही था, इसलिए विविधता लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उदाहरण के लिए नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने सिर्फ जल के दाव पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि दूसरे नजरिए से ये कहा जा सकता है कि कई दाव में प्रशिक्षण के अपने फायदे भी थे।
दाव के बीच के अंतर प्रेरणा दे सकते थे, क्योंकि सभी दाव एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पत्थर के मंच की मदद से तुम ये कर पाओगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। ये 10 तकनीकें बनाने से तुम्हें भी मदद मिलेगी। ओमेगा दास के लिए दावमच बहुत मुश्किल है। आर्कन स्तर की कई तकनीकें बनाने से तुम्हें सिर्फ फायदा होगा, नुकसान नहीं। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि यह सच था, और इसलिए निंग ने जल के दाव का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जल का दाव एक विशाल दाव था जिसका प्रशिक्षण अनेक लोगों ने लिया था। निंग ने एक के बाद एक तकनीकों का विश्लेषण करना शुरू किया। कई प्रमुख शक्तियां थीं जो जल के दाव की बदौलत सर्वोच्च दावलॉर्ड बन गई थीं। कुछ आर्कॉन बन गए थे, जबकि कुछ हेगेमॉन। हालांकि जल के दाव की सभी की अलग अलग व्याख्या थी, हालांकि दाव स्वयं एक ही था। अफसोस, निंग को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि जल के दाव से संबंधित अनगिनत तकनीकें होने के बावजूद कोई ओमेगा जल दाव नहीं था। जाहिर है, निंग को भ्रमों पर जितना समय लगाना पड़ा, उससे कहीं ज्यादा समय पानी के दाव पर लगाना पड़ा होगा। और इस तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही निंग ने एज्योर फ्लावर एस्टेट में वास्तविक समय प्रशिक्षण के एक पूरे अराजकता चक्र को बिता दिया था, और वह अभी भी अपनी पढ़ाई में लीन था। सब कुछ कितना शांत और शांत था। फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में किसी को भी नहीं पता था कि पिछले अराजकता चक्र के दौरान एक बेहद भयानक हार्टफोर्स कल्टीवेटर का उदय हुआ था। जब से फ्लेमड्रैगन रियल्म्स ने अपना हार्टफोर्स हेजेमोन खोया था, तब से उसने किसी ऐसे शाश्वत सम्राट को जन्म नहीं दिया जो हार्टफोर्स कल्टीवेटर भी हो, और वास्तव में शाश्वत सम्राटों का हार्टफोर्स कल्टीवेटर होना अत्यंत दुर्लभ था। हालांकि निंग का हृदय बल चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनने पर काफी मजबूत था, जिससे वह सिल्क्सनो सिटी की लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में सम्राटों को आसानी से भ्रमों में फंसा सकता था, लेकिन भ्रमों में उसका वास्तविक कौशल काफी कम था। जीत हासिल करने के लिए वह पूरी तरह से अपने शक्तिशाली हृदय बल पर निर्भर था। आर्कन स्तर के विरोधियों के खिलाफ निंग के भ्रम पूरी तरह से अप्रभावी थे। अब हालांकि निंग की भ्रम की कमजोरी दूर हो गई थी, वह सचमुच एक नए स्तर पर पहुंच गया था। आर्कन स्तर पर ओमेगा स्वॉर्ड दाव की स्थिरता ने यह सुनिश्चित किया कि निंग का हृदय लोक संभवतः किसी हृदय बल अधिपति के बाद दूसरे स्थान पर था। इसने उसके हृदय बल को अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली बना दिया। अब जबकि उसका हृदय बल और उसकी मायावी कलाएं दोनों ही अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे, यहाँ तक कि पवित्र नगरों के कई आर्कन भी उसके भ्रम में फंस सकते थे। जीवन मरण के युद्ध में एक क्षण के लिए भी किसी भ्रम में फंसने पर आप अपने अजेय रूप पर नियंत्रण खो सकते थे, और निंग उस क्षण का लाभ उठाकर अपने शत्रु का आसानी से वध कर देता था। पुस्तक 36, अध्याय 30, प्रस्थान। 3 शक्तिशाली हेजेमोन्स के लिए आर्कन श्रेणी के सम्राटों को मारना मुश्किल था, क्योंकि सम्राट अपने अजेय रूपों का इस्तेमाल करके भाग सकते थे। हालांकि अगर वे भ्रम में फंस जाते तो वे न तो बच पाते और न ही अपने अजेय रूपों को बनाए रख पाते। उनके मन भ्रम में फंस जाते, जिससे उनकी हत्या हो जाती। हार्टफोर्स सम्राट किंवदंतियों में भयानक पात्र थे। पूरे फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में उस समय एक भी हार्टफोर्स सम्राट नहीं था। हार्टफोर्स साधकों के लिए दावमज में सफल होना किसी भी अन्य दाव में प्रशिक्षित लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। संभवतः यह ओमेगा दाव के मार्ग पर चलने वालों के बाद दूसरे स्थान पर था। हार्टफोर्स साधकों को दावमज में सफल होने के लिए अत्यंत विशाल और स्थिर हार्टबल की आवश्यकता थी। इस प्रकार हृदय बल साधक आमतौर पर खुद को कम से कम सर्वोच्च डाउनलॉर्ड स्तर तक उन्नत कर लेते हैं। तभी उनके पास पर्याप्त रूप से बड़े और स्थिर हृदयलोक होंगे ताकि वे दावमज पर भी विचार कर सकें। जब निंग ने वैकल्पिक ब्रह्मांड का दौरा किया था तो उसने एक हार्टफोर्स हेजेमोन की लाश देखी थी। उसने एक हार्टफोर्स हेजेमोन को भी देखा था जो सिथे के खिलाफ लड़ाई में मारा गया था। वे दोनों सम्राट थे। ये लगभग तय था कि जो हार्टफोर्स कल्टीवेटर दावमज में सफल होगा वह हेगेमोन रैंक सम्राट बनेगा। उनमें से केवल एक छोटा सा अंश ही आर्कॉन रैंक सम्राट बन पाएगा। निंग, हालांकि पहले से ही शक्ति में आर्कॉन रैंक हार्टफोर्स सम्राटों के बराबर था। हालांकि वह हेगेमन्स को डराने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह अन्य आर्कॉन्स को डराने में सक्षम था। जब निंग प्रशिक्षण ले रहा था तब दूर स्थित टेरास्टाजिया में अन्य चीजें घटित हो रही थीं। गड़गड़ाहट, आग की अनगिनत धाराओं ने एक विशाल भंवर बना दिया जिसने इस विशाल क्षेत्र को घेर लिया और भर दिया। लपटें अतुलनीय रूप से सुंदर थीं और वे वास्तव में एकत्रित होकर फूलों का रूप ले रही थीं। एक दुबला पतला सफेद बालों वाला, सफेद भौहों वाला आदमी बस आग की लपटों के उस खूबसूरत भंवर के किनारे खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी सफेद भौहें फड़फड़ा रही थीं और उसकी तलीय हरी आंखें भंवर के बिल्कुल बीच में गौर से देख रही थीं। नाइन डस्ट, चाहे तुम कितने भी चालाक हो और कितनी भी जद्दोजहद करो, तुम मेरे जाल में फंस ही जाओगे। आर्कन सिल्क्सनो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मुझे करोड़ों साल लग गए, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लाया। क्या तुम्हें लगता था कि मैं सचमुच तुम्हें मरवाना चाहता हूँ? नहीं, तुम्हें मारना तो बस एक फायदा है। मैं असल में जिसे मारना चाहता हूँ वह है डॉलॉर्ड डार्कनॉर्थ। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखों में एक उन्मादी, जानलेवा नजर थी। तुमने मौत का रास्ता चुना है। जेडफायर दायरे में घुसकर तुम वाकई मेरी बहुत मदद कर रहे हो। हाँ, मुझे बस तुम्हारी मुसीबत की खबर भेजनी है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ तुम्हें बचाने जरूर आएगा। मैं उसे तो नहीं मार सकता, लेकिन जेडफायर दायरा मार सकता है। तुम दोनों यहीं मरोगे। आर्कन सिल्क्सनो की आंखें भयंकर घृणा से जल उठीं।
सच तो ये है कि जब उसने पहली बार टेरास्टासिया में प्रवेश किया था तो उसकी योजना नाइनडस्ट को मारकर उसके खजाने चुराने की थी। उसने टेरास्टासिया के भीतर कई जगहों की सावधानीपूर्वक खोजबीन की थी। वह नाइनडस्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और उसे अपने साम्राज्य की सहायता प्राप्त थी, जिसका अर्थ था कि वह उसकी मदद से कुछ ज्यादा खतरनाक जगहों से बच निकलने में कामयाब रहा। हालांकि टेरास्टासिया एक विशाल जगह थी, फिर भी वह नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को ढूंढने में कामयाब रहा। नाइनडस्ट को लग रहा था कि वह विशाल टेरास्टासिया में पहले ही काफी अंदर पहुंच चुका है। तार्किक रूप से आर्कॉन सिल्क्सनो के लिए उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने अपने दायरे वाले हिस्से को यूं ही अपने साथ ले जाने का फैसला किया था। लेकिन किसने सोचा होगा कि किस्मत और दायरे की प्रतिध्वनि की बदौलत आर्कॉन सिल्क्सनो उसे सचमुच ढूंढ ही लेगा। नाइनडस्ट डर के मारे तुरंत भाग गया। उसकी चाल काफी धीमी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने भागने वाले खजानों का इस्तेमाल करके भागना शुरू कर दिया। आर्कन सिल्क्सनो को मजबूरन उसका पीछा करना पड़ा और यह पीछा काफी देर तक चला। नाइनडस्ट ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने पीछा करने वाले को हिला नहीं पाया। आखिरकार उसने दांत पीसकर सीधे पौराणिक रूप से घातक जेटफायर दायरे में धावा बोल दिया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आर्कन सिल्क्सनो भी अंदर आने की हिम्मत करेगा। सभी डाउनलॉर्ड्स में एक तरह का विद्रोही और निडर पागलपन था। उसने सोचा था कि मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैं ऐसी दयनीय जिंदगी जीने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। लेकिन मैं नहीं मरूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं मरोगे, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ भी मरेगा। आर्कन सिल्क्सनो अपनी बर्बरता के लिए सम्राटों के बीच भी प्रसिद्ध था। वह दूसरों के साथ तो बर्बर था ही, खुद के साथ तो और भी ज्यादा बर्बर था। उसने तुरंत अपने राज्य को विशाल धधकते भंवर में धकेल दिया। रात हो गई है। वास्ट हेवन पैलेस। सुनहरे वस्त्र पहने निंग एक पहाड़ की चोटी पर बैठा था। पहाड़ी हवा उसके पास से गुजर रही थी और वह शराब की चुस्कियां ले रहा था। सू यूजी उसके बगल में एक बड़े से पत्थर पर बैठी शराब बांट रही थी। निंग का असली शरीर ओटोक के पत्थर के मंच की मदद से एज्योर फ्लावर एस्टेट में प्रशिक्षण ले रहा था। इससे उसे भयानक रूप से तेज गति से प्रशिक्षण लेने में मदद मिली। निंग के अवतार ने सहायता की या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इससे उसकी साधना को और तेज करने में कोई मदद नहीं मिली। नतीजतन अब उसे आराम करने और जीवन का आनंद लेने का मौका मिला। दोनों ने साथ मिलकर शराब पी और बीच बीच में बातचीत में कुछ अनौपचारिक बातें भी की। गुरुजी, क्या आप मुझे अपने दाव साथी के बारे में बता सकते हैं? हाथ में लौकी लिए सू यूजी ने अचानक ये प्रश्न पूछा। निंग मुस्कुराई। वह मेरी वरिष्ठ शिष्या बहन थी। जब मैं पहली बार हमारे संप्रदाय में शामिल हुई थी तो वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली थी, तुमसे ज्यादा ताकतवर। सू यूजी हैरान रह गई। उसकी नजरों में निंग हमेशा से एक चमकदार व्यक्तित्व रहा था। वह फ्लेमड्रैगन रिलम्वर्स के इतिहास का सबसे ताकतवर डाउनलॉर्ड था। हाँ, उस समय हमारे संप्रदाय में उसका बहुत ऊंचा स्थान था, निंग ने कहा। हम दोनों ने अमरों के सम्मेलन में साथ मिलकर भाग लिया था। वह सचमुच बहुत प्रतिभाशाली थी। दुर्भाग्य से उसने अपने हृदय में एक गहरा रहस्य छिपा रखा था, जिसने उसे पूरी तरह से साधना में समर्पित होने से रोक दिया। निंग ने आह भरी। सोचो तो, वह अपने पिछले और इस जीवन दोनों में ही एक सचमुच दुखद व्यक्ति थी। उसके सबसे खुशी के दिन शायद तब थे जब वह गर्भवती थी और मेरे साथ शांति से रह रही थी। निंग मुस्कुराया। वह उन दिनों को कभी नहीं भूलेगा कि कैसे उसने तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था जबकि गर्भवती यू वेई उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी जब वह अपने उभरे हुए पेट को धीरे से सहला रही थी। शांति और आनंद के वे दिन, जब युद्ध अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, उसकी सबसे खूबसूरत यादें थीं। हमारी बेटी बड़ी हो गई है और सारे षड्यंत्रकारी मारे जा चुके हैं। मेरी मातृभूमि में शांति है। लेकिन वह चली गई। निंग ने शराब का घूंट भरने के लिए सिर उठाया, फिर अपनी लौकी नीचे रख दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका एक कारण ये है कि मैं ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझना चाहता हूँ और उसके और भी नज़ारे देखना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं उन पछतावों को दूर कर सकूं और हमारा 3 लोगों का परिवार एक बार फिर से एक हो जाए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, गुरुजी, सू यूजी ने कहा। पहले तो ये बस एक बेतुका सपना था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कामयाबी के करीब पहुंच रहा हूँ। निंग मुस्कुराया। ये इस बात का सबूत है कि सबसे बेतुके सपने भी सच हो सकते हैं। अगर हम तीनों फिर से मिल जाएं, तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। हाँ, अगर मैं दावमज पास कर भी गया तो क्या? अगर मैं हेगेमॉन या ऑटोक बन भी गया तो क्या? मैं तो फिर भी एकांत जीवन ही जी रहा हूँगा। निंग ने और शराब पीने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। हवा चलती रही, लेकिन रात बहुत शांत थी। सू यूजी चुपचाप निंग को देख रही थी। उसे आभास हो गया था कि निंग का अंतरतम हृदय पहले ही भर चुका था। अब किसी और के लिए उसमें प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। डार्क नॉर्थ। दूर से एक चीख गूंजी। बड़े भाई। निंग मुड़ा तो देखा कि दूर से एक आकृति उसकी ओर उड़ती हुई आ रही है। वह सम्राट सोलिस की था। आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। चलो पीते हैं। मेरे पास बताने के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार है। सम्राट सोलिस की पहाड़ की चोटी पर उतरे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। महत्वपूर्ण समाचार? मुझे इसके बारे में बताओ, निंग ने कहा। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड टेरास्टासिया के जेटफायर दायरे में फंस गया है। उसका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, सम्राट सोलिस्की ने घबराहट में कहा। क्या? निंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव उभर आया।
आतंक स्टाजिया का जेडफायर क्षेत्र। जेडफायर क्षेत्र एक मौत का जाल था जिसे सिथे ने डॉन युद्ध के दौरान बिछाया था। उस महायुद्ध में साधक सभ्यताओं के अनगिनत सम्राट वहां मारे गए थे। अंततः सिथे पराजित हो गए और जेडफायर क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन यह एक बहुत बड़ा खतरा बना रहा। हेगेमॉन्स भी इसके अंदर बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि निंग को इससे कोई डर नहीं था। उसके पास छायाहीन रूप तो था ही, साथ ही उसका सिथे प्रोटेक्टर गोलेम वाइट थॉ भी था। हेजमोन बाहरी इलाकों में सुरक्षित रूप से घुसकर जासूसी कर सकते थे, जिसका मतलब था कि वह खतरों से निपटने के लिए भी पर्याप्त मजबूत था। हाँ, जेडफायर क्षेत्र, सम्राट सोलेस्की ने सिर हिलाया। ये जानकारी पूरी तरह विश्वसनीय है। मेरे अच्छे दोस्त डाउलॉर्ड बैडलैंड्स ने भी कुछ समय पहले मुझे यही जानकारी भेजी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी जांच के लिए कुछ अंकगणितीय परीक्षण किए और पाया कि यह जानकारी सही है। नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड वाकई बहुत खतरे में है। हालांकि बैडलैंड्स ने मुझे आपको आगाह करने के लिए कहा था कि असली निशाना आप ही हैं। वह यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आप खतरे में होंगे या नहीं। असली निशाना मैं हूँ, निंग ने धीरे से सिर हिलाया। भाई बैडलैंड्स तक मेरा धन्यवाद पहुंचाने में मदद करो। नाइन डस्ट ने मुझसे मदद नहीं मांगी। इसका मतलब है कि वह मुझे इस मामले में फंसाने से घबरा रहा है। लेकिन फिर भी किसी तरह इसकी खबर फैल गई। इसका मतलब है कि यह शायद किसी दुश्मन की साजिश है। निंग ने सिर हिलाया। अगर बैडलैंड्स की अंकगणित कहती है कि यह मुझे निशाना बनाने की साजिश है, तो मुझसे सबसे ज्यादा दुश्मनी आर्कन सिल्क्सनो और उसके अधीन सम्राटों की है। या फिर यह एओनियन भी हो सकते हैं। डार्कनॉर्थ जेडफायर क्षेत्र आतंक स्टाजिया का एक पौराणिक मौत का जाल है। हेगेमॉन भी इसमें ज्यादा गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते, सम्राट सोलेस्की ने चिंतित होकर कहा। खुद को उनकी साजिशों में मत फंसने दो। निंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो बड़े भाई। एज्योर फ्लावर एस्टेट, दूसरा हॉल। निंग पत्थर के मंच पर खड़ा हो गया। हम पास खड़े सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने आंखें खोलीं। उसने आश्चर्य से कहा, आपने तीसरी तकनीक भी विकसित कर ली है? अभी नहीं, निंग ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं। ठीक है सीनियर, मुझे किसी काम से जाना है। मेरा प्राइमल ट्विन यहाँ आकर ट्रेनिंग कर सकता है ना? बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम जिंदा हो, जब चाहो आ सकते हो और ट्रेनिंग कर सकते हो। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा। अच्छा। थोड़ी देर बाद काले वस्त्र पहने निंग उस एस्टेट में पहुंचा। वह वहां गया, पत्थर के मंच पर बैठ गया और फिर प्रशिक्षण प्रक्रिया जारी रखी। आखिरकार यह एक शासक का प्रशिक्षण कक्ष था। ये पुनर्मिलन के पत्थर के धूपदान से कहीं ज्यादा प्रभावी था, जिसे निंग ने अपने गुरु सुभूति, अपनी बेटी और अपने माता पिता के उपयोग के लिए त्रिलोक में पहले ही छोड़ दिया था। भविष्य में ये त्रिलोक का सर्वोच्च खजाना होगा। निंग के असली शरीर के बारे में क्या? उसने अकेले ही एज्योर फ्लावर एस्टेट छोड़ दिया और फ्लिमड्रैगन रियल्म से होते हुए टेरा स्टाजिया की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।